अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी बच्चों, आज 4.3 एक्सरसाइज करेंगे और इसमें कुछ काम नया है। पहले आप लोगों ने नहीं किया होगा। मैट्रिसेस पढ़े होंगे आप लोगों ने, जिन्होंने नहीं पढ़े उनके लिए सारा ही नया है। लेकिन जिन्होंने पढ़ा हुआ है उसमें कुछ काम किए हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें नई हैं। और यहाँ पे वो चीज़ें आ जाती हैं जो अक्सर बच्चों को मुश्किल लगती हैं। लेकिन मैंने खुद देखा है वो सिर्फ हैं आसान है, लेकिन उसमें ये होता है कि थोड़ा आपका जो फोकस है ना वो चाहिए होता है। जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होती है ना, जहाँ पे लोग आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, वहाँ पे आप ये सवाल करने बैठेंगे मुश्किल हो जाएगा। तो उसमें कंसंट्रेशन चाहिए होती है और साथ कैलकुलेटर हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह ही करना होता है। लंबा चौड़ा काम कोई नहीं है, लेकिन ज़रा ध्यान से करना होता है, तो फिर ये चीज़ें हो जाती हैं। तो चले इसको शुरू करते हैं। थ्योरी ऑलवेज इंपॉर्टेंट होती है, ज़रूर इसको समझा करें। ये समझेंगे तो फर्दर आगे चल सकेंगे। सो देखिए, यहाँ उसने टाइटल दिया हुआ है एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस ऑन अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के ऊपर उसकी जो रोज होती हैं, रोज आपको पता है R1 R2 R3, तो उनके ऊपर कुछ ऑपरेशंस, कुछ काम हम करते हैं। कभी उनको किसी चीज़ से ज़रब देते हैं, कभी उसमें कोई चीज़ ऐड करवाते हैं, एंड सो ऑन, डिफरेंट चीज़ें की जाती हैं। तो वो कहता है वो कहाँ से आती हैं। वो असल में देखिए बुनियादी तौर पे आती हैं इक्वेशनों से। हमने अलजबरा पढ़ा होता है। अलजबरा में देखे, ये मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है, 2x + 3y = 9 और 5x + 9y = 1। जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को आपस में हल करवाना है तो x और y का आंसर निकालना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल हमने x का वेरिएबल एक जैसा करना है, तो इस वाली इक्वेशन को हम 5 से ज़रब दे देंगे, सेकंड वाली जो इक्वेशन है उसको 2 से ज़रब दे देंगे ताकि वो एक जैसे हो जाएं। तो हम ये उनके ऊपर ऑपरेशंस करवा रहे होते हैं। पूरा एक जो इक्वेशन होती है उसके ऊपर ऑपरेशन करा रहे हैं। और आपको पता है जब ये इनको हम इक्वेशनों को मैट्रिसेस की फॉर्म में बनाते हैं तो प्रॉपर वो मैट्रिसेस बनते हैं। तो पहली रो जो है वो एक किस्म की पहली इक्वेशन को शो करवा रही होती है। होता है ना, इक्वेशंस को मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, मैट्रिसेस फॉर्म को इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। अगर आपने 9-10 में ये पढ़े हुए चीज़ें तो ये आपको पता होगा। तो वो काम तो बस देखिए, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाना और चीज़ें, ये देखिए उसने लिखी हुई है, ये 3 पॉइंट लिखे हुए हैं कि हम क्या करते हैं, इंटरचेंजिंग 2 इक्वेशनों, दोनों इक्वेशनों को ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, एक को ऊपर कर दें दूसरी को नीचे कर दें, इंटरचेंज आप कर सकते हैं। फिर मल्टीप्लाइंग एन इक्वेशन बाय अ नॉन जीरो नंबर, एक इक्वेशन को किसी भी नंबर से, 4 से, 5 से, -1 से मल्टीप्लाई भी हम करवा सकते हैं, क्योंकि हमने वेरिएबल्स एक जैसा करना होता है, फिर वहाँ से x y का आंसर निकालते हैं। फिर एडिंग अ मल्टीपल ऑफ वन इक्वेशन टू अनदर, एक इक्वेशन को किसी चीज़ से ज़रब दी और ज़रब दे के जो आंसर आया उसको दूसरी इक्वेशन में ऐड करा लिया, सब्ट्रैक्ट करा लिया, वो भी हम काम कर सकते हैं। और चूंकि देखें मैट्रिसेस बनते ही इक्वेशनों से फिर बन सकते हैं, क्योंकि हम उनको इक्वेशनों को हल करना होता है मैट्रिसेस के तरीके से। तो जो काम हम इक्वेशनों पे कर सकते हैं वही हम फिर उसके मैट्रिसेस की रोज़ के ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि एक रो जो है, जैसे मैंने बताया कि वो एक इक्वेशन की तरह होती है। तो रोज़ के ऊपर वही सारे काम हम कर पाएंगे जो हमारे इक्वेशनों के ऊपर हम कर रहे होते हैं। तो यही उसके बताने का मकसद था कि ये हम काम कर सकते हैं। और यहाँ देखें नीचे उसने लिखा हुआ है कि अगर आप लेट्स सपोज RI और RJ को आपस में रिप्लेस करवाते हैं, यानी फर्स्ट रो को सेकंड रो को आपस में रिप्लेस करवाते हैं, तो फिर उसको कैसे लिखते हैं। रिप्लेस यही है कि सेकंड रो को पकड़ के फर्स्ट पे ले आएँ, फर्स्ट वाली को पकड़ के नीचे ले जाएं, एंड सो ऑन, थर्ड वाली को भी कर सकते हैं, जिसको मर्जी करें। तो उसको लिखते कैसे हैं, वो इस तरह से दरमियान में ये डबल तीर का निशान लगाते हैं और एक तरफ R1 लिख दें, दूसरी तरफ R2 लिख दें, जिन जिन दोनों को आप कर रहे हैं। तो इस तरह से ये उसका सिंबल जो है वो लिखा जाता है। तो ये सिंबल्स ज़रूरी हैं, क्योंकि पता होना चाहिए, फिर आगे हमने इनको यूज़ करना है। फिर किसी अगर रो को k टाइम्स आप मल्टीप्लाई करवाते हैं, R1 को 3 से ज़रब दे दी है, तो उसको ज़रब दे के देखें ना, KRI और इम्प्लाइज दैट RI डैश के एक नई रो जो बन जाती है, तो वो इस तरह से हम लिख सकते हैं। और इसी तरह से k टाइम्स किसी रो को ज़रब दे दें और उसको किसी और रो में ऐड करवा लें, तो उसके लिए ये तरीकाकार है। अब ये अगर मुश्किल लगेगा छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, ये आगे जब एक्चुअल सवाल करेंगे वहाँ पे ज़्यादा बेहतर क्लैरिटी आ जाएगी। और अगर कहते हैं कि ज़ाहिर है आप डिफरेंट रो ऑपरेशंस कर के कोई 7-8 रो ऑपरेशन किए हैं और एक नया मैट्रिक्स बना लिया है, पहले एक मैट्रिक्स था उस पर रो ऑपरेशन करते गए, एक नया बन गया, तो पहला और जो नया वाला है, देखें ना नया वाला कहाँ से डेवलप हुआ है, पहले वाले से। तो पहला और ये जो लास्ट वाला जो मैट्रिक्स बना है, ये एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट है, एक से ही दूसरी चीज़ बन रही है, ठीक है ना। एक रो को 2 से ज़रब दे दें तो वो पहली से के इक्विवेलेंट ही होगी ना, क्योंकि पहले को 2 से मल्टीप्लाई करके आपने नई बनाई है।
तो इनको इक्विवेलेंट कहते हैं। तो इक्विवेलेंट शो कराना हो तो उसके लिए फिर ये तरीका है, ए और बी जो आपके पास मैट्रिसेस बने हैं और उसमें आर लिख के और उस पर अलमदा नीचे लगा दें और इस तरह से। तो इस तरह से करके ये कुछ नोटेशंस वगैरह थी। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर, लोअर ट्राइंगुलर, इसका पता होना चाहिए। जो अपर ट्राइंगुलर है उसकी देखें मैंने यहाँ मिसाल लिखने की कोशिश की है कि उसमें क्या होता है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना, ये वाले, ये जो तिरछे वाले हैं, इनके नीचे नीचे जीरोज होते हैं। ये देखें नीचे सारे जीरोज हैं और ऊपर एलिमेंट्स होते हैं। तो ऊपर एलिमेंट्स हैं, ऊपर चीज़ें हैं, नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, तो उनको हम कहते हैं अपर ट्राइंगुलर। तो इसको याद रखने का तरीका यही है कि अपर का मतलब होगा कि ऊपर जीरो नहीं, नीचे जीरोज होंगे, ठीक है, उसके उल्टा होगा। या ऊपर ऐसे याद रख लें कि ऊपर आपके पास प्रॉपर नंबर्स होंगे। जब ऊपर नंबर हैं तो अपर ट्राइंगुलर, जब नीचे नंबर्स हैं फिर लोअर ट्राइंगुलर, तो लोअर ट्राइंगुलर भी बन सकती है। और ये जो अपर ट्राइंगुलर है इसकी हमें ज़रूरत पड़नी है, लोअर की इतनी ज़रूरत नहीं पड़नी, वो आगे आएगा। और सिर्फ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का मतलब यही होगा कि यहाँ वो लोअर वाला हो या वो अपर वाला हो, और दोनों भी हो सकते हैं। हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स, उसमें डायगोनल्स 1 1 होते हैं, तो उससे ऊपर नीचे सब जीरोज होते हैं, तो वो उसको हम उसको भी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि दोनों तरफ वो है, तो अपर भी है लोअर भी है एंड सो ऑन। तो इस तरह से किया जा सकता है, उसको कोई मसला नहीं है। तो ये इसके आ जाएंगी चीज़ें। और ये देखें एक उसने एक इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है कि डायगोनल मैट्रिसेस जितने भी हैं आर बोथ अपर ट्राइंगुलर एंड लोअर ट्राइंगुलर, क्योंकि डायगोनल में यही होता है कि डायगोनल के जो नंबर्स हैं बस वो होते हैं, बाकी ऊपर भी जीरोज होते हैं, नीचे भी जीरोज होते हैं, तो वो दोनों हैं, अपर भी और लोअर भी, इस तरह से। अब ये है असल काम जो हमने आगे करना है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है, एचलॉन एंड रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को इन दो शक्लों में हमने कन्वर्ट करना होता है। एचलॉन फॉर्म ये है, वो मैंने देखें ये बनाई है, ये यहाँ से ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। देखिए डायगोनल्स जो हैं वो 1 1 है, ठीक है, और डायगोनल्स के नीचे जीरोज हैं। बेसिकली ये जो एचलॉन फॉर्म है, शक्ल जो है, किसी मैट्रिक्स को हमने लेना है, उस पर डिफरेंट रो ऑपरेशंस करवाने हैं, जो भी डिफरेंट चीज़ें होंगी अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और उसको इस शक्ल में ले आना है। ये जो हमारा अपर ट्राइंगुलर है, क्योंकि इसमें देखें डायगोनल्स सारे 1 1 है और उसमें जो नीचे हैं वो सारे जीरोज हैं। तो ये शक्ल जब बना लेंगे तो इसको हम कहते हैं एचलॉन फॉर्म। तो एचलॉन फॉर्म जो है स्टेप बाय स्टेप, पहले यहाँ पे 1 बनाएंगे, इस 1 की हेल्प से नीचे जीरोस बनाएंगे, वही इंशाल्लाह ये सारा करवाऊंगा आगे, ज़ाहिर सवाल जो किए हैं मैं उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसी तरह फिर ये जो दरमियान वाला है, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, उसको 1 करेंगे और उसके जो नीचे है उसको 0 कर लेंगे। ऊपर वाले को नहीं, ऊपर वाला भी करना है, वो अगले वो जो रिड्यूस्ड फॉर्म है ना उसमें ऊपर वाले को भी 0 कर लेते हैं। लेकिन अगर सिर्फ एचलॉन फॉर्म है तो आपने जो 1s होते हैं, 1 से जो नीचे जो एलिमेंट्स हैं उनको 0 करना होता है, ठीक है, वो रिड्यूस्ड है, तो 1 के नीचे 0 कर दें, और लास्ट वाला जो 1 है उसके नीचे तो रो ही कोई नहीं है, तो बस ठीक है ऐसे रहने दें। तो इस तरह से करके जो शक्ल बनाते हैं ये एचलॉन फॉर्म है। और एक और इसमें ये कंडीशन ये हो सकती है कि अगर पूरे मैट्रिक्स के अंदर एक सारी की सारी 0 रो बन जाए, वो बनती है बाज़ औक़ात जब हम रो ऑपरेशंस कर रहे होते हैं डिफरेंट तरह के, तो एंड पे 0 0 आ जाती है, एंड पे इवन ऊपर भी आ जाती है। तो हमने क्या करना होता है, हमारा फिर रूल ये है कि उसको सबसे एंड पे रखें। अगर लेट्स सपोज सेकंड रो बन जाती है 0 0, तो उन सब को उठा के, क्योंकि ज़ाहिर है रोज़ को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, तो उसको उठा के सिर्फ बिल्कुल एंड पे रखना होता है। ये इसका रूल है, ये जो 3 रूल्स उसने बताए हुए, तो मैंने वैसे ही सारे ज़ुबानी आपको बता दिया। तो इसको हम कहते हैं एचलॉन फॉर्म। और ये जो फिर ज़ाहिर है कि ये जो मैंने आइडेंटिटी एक मैट्रिक्स टाइप बनाया हुआ है, इसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म। क्योंकि देखें 1 के इर्द गिर्द ऊपर नीचे सब 0 होना चाहिए। ये 1 है तो इसके तो ऊपर कुछ नहीं है, तो उसके नीचे जीरोस, मिडल वाला 1 है तो ऊपर और नीचे वो भी 0 हो गया हुआ है। ये हम करते हैं, बनाते हैं इसको, और यही काम होता है, यही सवाल होता है हमारा। और ये जो 1 है इसके ऊपर जीरोस हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म। ये देखें उसने यहाँ रिड्यूस बताई भी हुई हैं कि ये देखें ये 1 है ना, तो इस 1 के नीचे ये बाकी देखें जीरोस हैं, ये 1 है तो इसके ऊपर और नीचे 0 है, एंड सो ऑन, डिफरेंट तरह की शक्लें हो सकती हैं। तो नॉर्मली हमने इन दोनों को डील करना है। ये जो मैंने एग्जांपल्स लिखी ना, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को ही डील करेंगे। ज़्यादा वो जो उसने एग्जांपलें दी हुई हैं ये कहीं यूज़ नहीं होनी हमारी सवालों के अंदर। तो ये उसने करके भी दिखाया हुआ है, ये देखें रो ऑपरेशंस लगाए हुए हैं, लेकिन अभी आपको कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, आप इसको छोड़ दें, सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। और ये डैशन डूशन भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी डिटेल में कोई नहीं देखता। ये जो काम हम शुरू में कर रहे हैं ना, दैट इज़ इनफ, इतना ओके होता है। तो बहरहाल
क्योंकि हमने पहले भी किया हुआ है, ये सारा किया हुआ है, ठीक है। वो अब थोड़ी सी सोफिस्टिकेशन है उसने डाल दी है। तो एक 10 नंबर का 5 नंबर का सवाल है तो उसमें बहुत डिटेल कहाँ जाना होता है। तो इस तरह से फिर इन्वर्स निकालने का तरीका भी आपने पीछे देखा, इन्वर्स फाइंड किया जाता है, लेकिन यहाँ पे भी इन्वर्स अब एक नए तरीके से निकालेंगे, ठीक है। और सम टाइम ये तरीका पहले से ज़्यादा ईजी लगता है। पिछली जो एक्सरसाइज थी उसमें इन्वर्स निकाला था, तो उसमें एडजॉइंट निकाल के, डिटर्मिनेंट निकाल के, उसका फार्मूला लगा के वो किया था, और एडजॉइंट के लिए सारे के सारे कोफैक्टर्स निकालने पड़ते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे तरीका ये होगा कि हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा जिसका इन्वर्स निकालना है, उसके साथ एक नया मैट्रिक्स उसके साथ ही डाल देंगे, जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ये देखें यहाँ उसने ये जो शक्ल बनाई है, हम ये शक्ल बनाएंगे कि ओरिजिनल मैट्रिक्स यहाँ पे आगे डॉट 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 लगा के और आइडेंटिटी उसी मैट्रिक्स के अंदर ही लगा देंगे उसको, ठीक है। अब ऐसे लिख के ना, तो अब हमने क्या करना है कि ये जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है इसको किसी तरह रो ऑपरेशंस करा करा के इसको आइडेंटिटी बना लेंगे, और इसको आइडेंटिटी बनाने के मरहले के दौरान जो इधर आइडेंटिटी थी वो चेंज होती जाएगी, जो जो इधर कोई काम करेंगे उसने चेंज होते जाना है, और अल्टीमेटली जब यहाँ आइडेंटिटी बन जाएगी तो इधर जो आइडेंटिटी है उसने कन्वर्ट होकर एक नया मैट्रिक्स बन जाना है। तो यहाँ जो बनेगा नया मैट्रिक्स, दैट विल बी द इन्वर्स ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स, ठीक है। इसने इन्वर्स हो जाना, और देखेंगे उसने काम किया सारा, रो ऑपरेशंस करवाई जा रहा है। देखें ये साइड जो है वो चेंज होती जा रही है, ठीक है, चेंज होती, बाज़ का बटों में भी आती हैं चीज़ें, आने दें, डजन मैटर। और ये देखें यहाँ पे आके तो उसने देखें ये आइडेंटिटी बना लिया है, और इधर जो चीज़ बनी है ये वाली, ये हमारा इन्वर्स मैट्रिक्स होगा। इसको उठा के लहदा से लिख दें और इसको कह देंगे ये इन्वर्स आ गया। तो बाज़ का ये काफ़ी इजी काम हो जाता है। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक बेसिकली ये होता था, अभी थोड़ा सा और तरह से उसने डिफाइन किया हुआ है, हमने जो पढ़ा था वो ये था कि जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज इन अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स में जो हमारी रोज़ हैं वो कितनी इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से आज़ाद हैं। डिपेंडेंट वो होती हैं जो एक से दूसरी बन सकती हो, ठीक है। एक को किसी चीज़ से ज़रब दे तो दूसरी बन जाए, और वो तभी होता है जब वो फिर पता अगर वो हो ना इस तरह से, तो वो 0 0 आ जाती हैं पूरी, क्योंकि एक में से दूसरा माइनस कराएंगे या दूसरा प्लस कराएंगे तो वो एक ने 0 हो जाना होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वलेंट होती हैं। तो जब ऐसे 0 0 आ जाए ना तो पता चल जाता है ये दूसरे पर डिपेंड कर रही थी। जैसे ये ऊपर उसने 0 0 दिखाया भी था यहाँ पे, ठीक है। ये अब ज़्यादा पीछे चला गया, ये देखें ये वाला, ठीक है। ये 0 0 तभी आया होगा कि यहाँ जो नंबर्स होंगे ना वो ऊपर वाले 1 2 के बराबर होंगे, माइनस हो गए वो 0 0। अब यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट रोज हैं वो बेसिकली 2 हैं, इस वाले को अगर आप देखते हैं, ठीक है, मैं मिटाता हूँ इसको ज़रा, ठीक है। तो इसमें 2 हैं, क्योंकि बाकी एक तो 0 0 है, तो इसका रैंक जो है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ हमने करनी है। अगेन इसमें भी जब वो रैंक फाइंड करने के लिए कहेगा तो हमने इसकी एचिलॉन या रो एचिलॉन फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे, और उस बंद करने के दौरान पता चल जाएगा कि वो 1 1s आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है, लीडिंग 1s 1 आ रहे हैं कि नहीं, और अगर वो कहीं 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि उसकी कम रोज़ हैं, एंड सो ऑन। बड़ा ईजी काम है, कोई मसला नहीं है। अब ये देखें उसने एग्जाम्पल की हुई है साथ, एग्जाम्पल नंबर 10 है, और उसमें देखें डिफरेंट रो ऑपरेशंस करवा के और उसको जो है वो करने की कोशिश कर रहा था। ये देखें अल्टीमेटली यहाँ पे वो पहुँचा है। अब जब यहाँ पे पहुँचा है तो ये देखें 1 है, उसके नीचे 0, ये अगला लीडिंग 1 है तो उसके नीचे 0 किया उसने। अब आगे वो नीचे वाली लाइन सारी की सारी 0 हो गई है, तो इसका मतलब इसमें कितनी रोज़ थी, इस ओरिजिनल मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज़ थी, लेकिन यहाँ पे जो ज़ीरोज़ के अलावा रोज़ हैं वो कितनी आई हैं, 2 आई हैं। तो हम कहेंगे इसका रैंक 2 है। अगर ये 0 ना होती, इसमें भी कोई 1 आ जाता, कोई नंबर्स आ जाते, इंडिपेंडेंट होती, तो हम कहते हैं इसका रैंक 3 है। तो ये बड़ा इजी है रैंक बनाना। अब यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद इक्वेशंस आएंगे कि इक्वेशंस को आप मैट्रिसेस की फॉर्म में बनाएं और इक्वेशंस को हल करवाएं, एक्स वाई जेड का आंसर निकालें। अब उसकी भी इक्वेशन आप 2 तरह की हैं। पहले जो हमने 9 10 में की भी है इक्वेशन 2/2 वाली 2 इक्वेशनें होती हैं सिर्फ। अब यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशन होंगी, और वो जो इक्वेशन है उसकी 2 टाइप्स हैं, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। अभी ये नॉन होमोजीनियस है, जो 9 10 में भी हमने की थी वो नॉन होमोजीनियस थी। नॉन होमोजीनियस की पहचान ये है कि ये जो इक्वल टू का इस साइड पे है ना d1 d2 d3, ये कोई नंबर्स होते हैं, ये जीरोज नहीं होते, और जो होमोजीनियस होती है ये सारे जीरो होते हैं। तो यहाँ पे देखें ये डेफिनेशन है नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस की, ठीक है। उसमें ज़ाहिर मैंने बताया d1 d2 3 d3 0 नहीं होते, ये सारा लिखा हुआ है। तो ये इस तरह से है।
अच्छा, अब इसमें यह है कि दो तरह के इसके सोल्यूशन होते हैं। एक कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, ज़ाहिर है डेफिनेशन भी पेपर में आ सकती है। अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ द सिस्टम हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन और इट हैज़ इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। यानी कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकले, एक्स वाई जेड का आंसर आए, ठीक है। यूनिक होता है बिल्कुल एक सिंगल आंसर, उसके अलावा कोई और आंसर नहीं, लेकिन उसके अलावा भी आंसर हो सकते हैं। इनफाइनाइटली मैनी बाज होती हैं ऐसी इक्वेशनें, वो भी ज़ाहिर है किसी टाइम आएगा तो करेंगे, जिसके बहुत ज़्यादा आंसर्स होते हैं। तो आंसर होना चाहिए, तो जब आंसर होगा तो उसको हम, ये जो हमारा पूरा सिस्टम है, क्योंकि इसको सिस्टम कहते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा इक्वेशंस है ना, ठीक है, तो वो सिस्टम है, एक ही सिंगल इक्वेशन नहीं है, इनको आपस में मिला के सॉल्व करते हैं एक दूसरे की हेल्प से, तो इसलिए इसको सिस्टम कहा जाता है। तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, सो दैट मीन्स कि कंसिस्टेंट है। और इनकंसिस्टेंट क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ द सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन, ठीक है, उसका अगर कोई सोल्यूशन नहीं आता। अब कहता है इस इक्वेशन को नॉन होमोजीनियस को हल करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं। यूजिंग रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के ज़रिए से बड़ा अच्छा हल होता है। यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन, इन्वर्स का तरीका जो आपने 9-10 में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो 2/2 का था, अब यहाँ 3/3 का हो जाएगा। और क्रैमर्स रूल, क्रैमर रूल भी आपने बड़ा मशहूर पढ़ा हुआ है, क्रैमर रूल, जिसमें सारे सिर्फ हम डिटर्मिनेंट ही निकालते थे, 3 मुख्तलिफ डिटर्मिनेंट, ठीक है, एंड सो ऑन। तो वो सारा है। अब रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म नई चीज़ है, उसमें भी देखें जैसे इन्वर्स निकालने के लिए किया था ना, कि ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ डॉट डॉट लगा के आप आइडेंटिटी को लगा लें। अब आपने यहाँ क्या करना है कि ओरिजिनल जो मैट्रिक्स का आपका बना है इक्वेशनों को, ज़ाहिर है मैट्रिक्स फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं ना। अब ये देखें नीचे एग्जांपल है, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। एग्जांपल नंबर 11 है, तो इसके 3 पार्ट्स उसने किए हैं। मैं तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको देखें, ये देखें जब इसको मैट्रिक्स फॉर्म बनानी होती है तो क्या करते हैं, इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो लेते हैं 2, 5, -1, 3, 4, 2, 1, 2, -2, तो इनको देखें ऐसे करके लिखते हैं। और उसके साथ ये जो इक्वल टू के इस साइड पे जिसको हम बी मैट्रिक्स बनाते होते थे 5, 11 और -3, उसको ऐसे डॉट डॉट लगा के उसके साथ लिख दें, क्योंकि इस तरफ जो है वो आंसर होना है उस साइड पे, ठीक है, तो वो आंसर होगा। अब ये ऐसे जब शक्ल बन जाएगी, इसको हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये ऑगमेंटेड है, ठीक है। ऑगमेंटेड मीन के एक नया बनाया हुआ, उसमें एक मैट्रिक्स में कोई चीज़ और ऐड कर ली, ऑगमेंट कर दिया उसको। तो बहरहाल अब इसको फिर वही बात कि हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वही है रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म, कि जी डायगोनल्स में 1 1 हो, ऊपर नीचे 0 0 हो। तो ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म इसकी बनाएंगे, और इसके बनाने के अमल के दौरान जो इधर 5, 11, -3 ने चेंज हो जाना है, वो उसके आंसर्स हो जाएंगे। ये देखें उसने किया हुआ सारा करते करते जो है वो एंड पे पहुंचेगा। कहाँ पहुंचा ये देखें यहाँ पे, इस जगह पे, ये वाला। अब देखें 1 0 0 और आगे क्या है -1, तो इसका मतलब है कि ये हमारा x1 या जो भी x पहला वेरिएबल है वो किसके बराबर होगा जी, -1 के इक्वल। और जो दूसरा वेरिएबल है y या x2 जो भी वेरिएबल होगा वो 2 के बराबर होगा आंसर उसका। और जो थर्ड वेरिएबल है वो किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। तो फ़ौरन ही हमें आंसर मिल जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो ये भी ज़ाहिर है अभी काफ़ी सारा काम है एक्सरसाइज के अंदर वो करने वाला, तो मोटा मोटा जो है ये एक आइडिया ले लें ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, इन्वर्जन तो आपको पता ही है कि जो आपको मैट्रिक ये जो इक्वेशनें दी हुई हैं पहले आप उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उनके नाम रखते हैं a x = b। अब a का फिर इन्वर्स निकालते हैं, इन्वर्स के लिए आप a का पहले डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट लेके आंसर को एक साइड पर रख लिया, फिर उसका एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट के लिए उसके सारे कोफैक्टर्स एंड इन्वर्स बनेगा। इन्वर्स जब बन जाएगा तो उसको जो ओरिजिनल वो बी मैट्रिक्स था उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर उस तरह से आंसर निकालते हैं। काफ़ी लेंथी काम हो जाता है, मैंने करके देखा 2 पेजेस पर चला जाता है। लेकिन वो जो दूसरा एचेलॉन फॉर्म वाला है, रो एचेलॉन फॉर्म, वो बाज़ का तो 1 पेज पे ही हो जाता है, लेकिन उसमें कंसंट्रेशन ध्यान रखना जो कि मुश्किल लगता है, लेकिन वो ज़्यादा जल्दी भी आंसर उसका निकल आता है। और क्रैमर रूल भी आपको पता है कैसे करते हैं, नहीं पता तो अभी मैं एक्सरसाइज के अंदर आपको सारा बता देता हूँ कि इस तरह से है। तो ये हो गया। और ये देखें सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, वो नॉन होमोजीनियस थी। होमोजीनियस में देखें ये इसकी पहचान कि इस साइड पे 0 0 है, तीनों ज़ीरोज़ होने चाहिए, तो ये होमोजीनियस की पहचान हो जाएगी। बाकी डेफिनेशन वही है। अब इसके आंसर्स देखें। अब क्या कहता है कि ये जो इसमें x1 x2 x3 तीनों वेरिएबल्स है ना, इसके एक आंसर तो मस्ट है कि वो क्या है 0 0। x को भी 0 कर दें, x2 को भी 0 कर दें, x3 को भी 0 कर दें, तो दोनों साइडें बराबर हो जाती है ना। तो ये इसका एक सोल्यूशन है, ये इसका एक आंसर है। तो ये एक पक्का आंसर होता है इसका, लेकिन बाज़ औक़ात इसके अलावा भी आंसर होते हैं। तो उस लिहाज से उसने ये डेफिनेशन बनाई हुई है। कहता है ये जो सोल्यूशन है ना 0 0 वाला, ठीक है, x1 भी 0, x2 भी 0, x3 भी 0, तो इसको हम कहते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन,
ठीक है। द सोल्यूशन ऑफ द अबव होमोजेनियस इक्वेशन इज कॉल्ड द ट्रिवियल सोल्यूशन। और एक नॉन ट्रिवियल होते हैं कि इस 0 के अलावा और बहुत सारे आंसर्स अगर बनते हैं तो उसको नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। तो ये अभी अगेन सवाल के अंदर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि सवाल के अंदर ये चीज़ें आनी है, तो ये हो जाएगा। फिर आगे वही तरीका उसने बताया हुआ है कि किस तरह से इसको हल करते हैं, ये भी ज़रा अब एक्चुअल सवाल के अंदर करते हैं, क्योंकि यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। ये उसने एग्जांपल्स की हुई हैं, एग्जांपल्स आप फिर खुद कर सकते हैं, क्योंकि जब एक्सरसाइज की होगी तो एग्जांपल आप इजीली देख के आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे ये हो रहा है। उसके बाद ये एप्लीकेशन आती हैं। एप्लीकेशन यहाँ पे दो हमने पढ़नी है मैट्रिसेस की, रियल लाइफ के अंदर इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है। एक होती है ट्रांसफॉर्मेशन, कि आप एक मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करके एक नया मैट्रिक्स बना लेते हैं, और उसमें डायरेक्शंस होती हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस के अलॉन्ग। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है वाई के, और उसको करने का तरीका या टोटका या फार्मूला उसने दिया हुआ है कि अगर आपने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसको चेंज करना है, तब्दील करना है, तो उसके लिए आपने ये वाला मैट्रिक्स यूज़ करना है 1 0 0 -1 वाला, ठीक है। और अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग उसको ट्रांसफॉर्म करना है तो फिर ये वाला है। जी एक्सिस उसने दिया नहीं हुआ, बहरहाल उसका भी हो सकता था। और अगर बाज़ औक़ात वैसे सवाल में कहीं उसने नहीं बताया कि y = x इस लाइन के अगेंस्ट आपने चेंज कराना है, तो फिर आपने नॉर्मली ये वाला इसको यूज़ करना है। लेकिन हमारा ये इन दोनों से वास्ता पड़ता है, ठीक है। तो ये आपने याद रख लेना है कि इस तरह से यूज़ होता है। अब उसकी एग्जाम्पल्स हैं, अगेन ये हमने किया हुआ सारा काम। और एक कोडिंग है, कोडिंग 9-10 में अगर आप पढ़ के हैं ना, न्यू 9th जो है उसके अंदर ये कोडिंग मौजूद है कि आप क्या करते हैं कि जब आपने सीक्रेटली मैसेज किसी को आगे कन्वे करना होता है, किसी और को पता ना चले, तो उसके लिए कोडिंग की जाती है। और कोडिंग यही है कि उसमें आप मैट्रिक्स का सहारा लेंगे और जो पैगाम है उस पैगाम को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके और उसको चेंज कर देंगे। चेंज करके जाएगा अगले बंदे के पास, वो उसको डी कोड करेगा, ठीक है। वो डी कोड कैसे करेगा कि जो पैगाम उसको गया, जो नंबर्स उसको गए, उन नंबर्स को उस मैट्रिक्स के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाएगा और उसको डी कोड कर लेगा। पता चल जाएगा कि ये इसका मैसेज था, तो ये फ़ौज में और बाकी चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता है। तो ये सारी थ्योरी है, ठीक हो गया जी। अब एक्सरसाइज करते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस है, तो चलें शुरू कर लेते हैं। चलें अब सवाल शुरू करते हैं। 4.3 एक्सरसाइज हमारे सामने है और इसमें देखें फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इनवर्स बाय रो ऑपरेशंस। इनवर्स फाइंड करना है, लेकिन किस तरीके से? रो ऑपरेशंस लगा के। अब यहाँ से इस सवाल से हमने रोज़ के ऑपरेशंस करने सीखने हैं और इनको स्टेप बाय स्टेप करते चले जाने, आगे बहुत सारे क्वेश्चनों में इन्हें इस्तेमाल होना है। सो देखें, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है जी, ए मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल। इसका हमें इन्वर्स चाहिए, तो मैंने आपको बताया था कि एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं कि जिसमें क्या होगा कि ओरिजिनल हमारा मैट्रिक्स होगा, डॉट डॉट लगा लेंगे और आगे उसके सामने क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा 1 0 0 0 1 0, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है। अब हमने क्या करना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा, ये क्या होना चाहिए, 1, जिसको हम लीडिंग एलिमेंट कहते हैं। फर्स्ट रो का लीडिंग एलिमेंट 2 जो है, इसको 1 होना चाहिए। तो 1 कैसे होगा, इसको आप 2 पे डिवाइड करा दें, 2 1s are 2। तो हम अब पहला हमारा जो ऑपरेशन है वो क्या होने लगा है कि हम रो नंबर 1 को 2 पे डिवाइड कराएंगे, 1/2 R1, 1/2 R1 इस तरह से, और वो लिखेंगे साथ, ठीक है ना। उससे अगला स्टेप जो बनाना है उसमें हमने यही करना है, इसको 1 करना है, बाकी और किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। रो नंबर 2, रो नंबर 3 ये सारी वैसे के वैसे ही आएगी, लेकिन साथ लिखेंगे 1/2 ऑफ R1, ठीक है। R1 को हमने किया, अब 2 पे डिवाइड कर दें, 2 1s are 2, 2 3s are 6, और जाहिर है ये नहीं होता डिवाइड, तो उसके ओवर में 2 आ जाएगा। अब देखें इधर भी 1 है तो वो भी 1/2। अब देखें ना, ये चेंज होना शुरू हो जाएगा साथ साथ, तो 1/2 और बाकी सारे जीरोस। सेकंड रो भी वैसे ही, थर्ड रो भी वैसे ही। अब अगला काम क्या होना चाहिए कि इस 1 को किया 1, तो उसके नीचे जीरोस होने चाहिए, ठीक है। वो जो एचलॉन फॉर्म या रो एचलॉन फॉर्म है वो यही होती है, और यही स्टेप हर दफ़ा करेंगे। 1 बना लिया, नीचे जीरोस हों। अब सेकंड रो में ये एलिमेंट पहले से 0 है, तो चले अच्छी बात हो गई, एक काम हमारा आसान हो गया। तो ये तो 0 है, लेकिन अब इसको 0 करना है। अब उसका रूल समझिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे क्या है, -2 है यहाँ पे। आपने क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, क्योंकि 1 उसको इसीलिए किया है कि उसकी मदद से इसको 0 करना है। तो 2 1s are 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी रो को, क्योंकि हाल ही एक एलिमेंट को तो नहीं करना। तो 2 1s are 2 करेंगे और इसमें ऐड करवा लेंगे, क्योंकि वो पहले ही माइनस है, तो +2 आएगा तो -2 मिलकर 0 हो जाएगा। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब बस ये ज़हन में रखना है,
अब यहीं पे फोकस चाहिए कि अब ये सारे एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होते जाएंगे, इसमें ऐड होते जाएंगे, साइन कोई चेंज नहीं हो रहा। तो देखें हम क्या करेंगे, अब देखें पहली रो भी एज इट इज़ आएगी अगले स्टेप में, क्योंकि ये हमारी अब बेसिक रो हो गई है जिसकी मदद से हमने बाकी एलिमेंट ज़ीरो करने हैं। अब ये जो कि पहले ही ज़ीरो है तो ये जो सेकंड रो है वो भी हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब जब ये लिखनी है तो उसके लिए जो मैंने काम आपको बताया, देखें 2 1s are 2 हुआ, ठीक है, इसमें ऐड होना है, उसने ज़ीरो हो जाना है, ठीक है, हो गया। अब ये रफ अमल में होता है, रफ पेज एक रख लें, क्योंकि ये देखें मैंने इस पे ये देखें ये गंद डाला हुआ पूरा, ये कर के ना, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जाहिर है कि रफ अमल में और साथ साथ कैलकुलेटर को यूज़ करें, ठीक है, तो वो उस तरह से होती चली जाएंगी। सो क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई, इसमें ऐड, ज़ीरो हो गया। अब देखें 2 3s are 6, 6 ने इसमें ऐड होना है, 6 और 5 देखें 11, 6 से इससे 2 से करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 कट गया, ठीक है, -3 रह गया, -3 इसके पास जाएगा, 6 में से 3 निकालें तो देखें 3, ठीक है। इसी तरह यहाँ 2 आएगा, 2 2 कटेगा, 1 आया, 1 इधर आना है तो वो वैल्यू 0 है तो 1 आ जाएगा, बाकी सारे एलिमेंट वही क्योंकि आगे ज़ीरोज़ हैं। तो ऐसे करके देखें यहाँ पहुँच जाएंगे। अब ये पहला काम समझ आ गया, फर्स्ट एलिमेंट को 1 करें, उसके नीचे 0 कर लें, डन हो गया। अब अगला स्टेप ये होगा कि अब यहाँ पे मिडल में 1 होना चाहिए, यहाँ जो भी नंबर होगा उससे उसको डिवाइड करा दे, ठीक है। अगर तो पहले से 1 बन रहा है अच्छी बात है, नहीं बन रहा डिवाइड कर दे, डिवाइड करना है हर दफ़ा, ठीक है। सो अगर अब ये -2 है तो -2 से डिवाइड कर दें, क्या लिखेंगे, अच्छा देखें ये जो काम किया, अभी एक और चीज़ लिखने वाली थी। अभी हमने काम क्या किया था कि फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड में ऐड किया था। तो देखें हमने लिखा R3 + 2R1, R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और प्लस किया R3 में, ठीक है। और वो जो आगे लिखता है ना, आगे जी नई रो बन गई, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, इतना इनफ होता है। हमने जब पढ़ा था तो इतना ही होता था, तो इतना ओके है, ठीक है। ये हो गया। अब इसको 1 करना है तो -2 से डिवाइड करेंगे रो नंबर 2 को, तो हम देखें लिखेंगे रो नंबर 2 उसके साथ -1/2, और फिर वही बात कि फर्स्ट रो भी वैसे ही आएगी, ये जो थर्ड रो है वो भी वैसे ही, देखें फर्स्ट भी वैसे ही, थर्ड भी वैसे ही, लेकिन हम मिडल वाली को चेंज करने लगे हैं, ठीक है। -2 पे डिवाइड, एक तो साइन भी चेंज होगा, 2 पे डिवाइड हो गया 1, 0 को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 है तो -1/2 से कर रहे हैं ना, तो -1/2 हो जाएगा, और ये 0 वैसे ही। तो अब देखें हम यहाँ पहुँच गए इस जगह पे। अब क्या किया, इसको 1 किया। अब देखें असल बात जो और ध्यान करने वाली है, इस 1 की हेल्प से इसके ऊपर इसके नीचे 0 होने चाहिए। अब वो कैसे होगा, देखें यहाँ पे 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें और उसमें से सब्ट्रैक्ट करवाएं, क्योंकि साइन चेंज करना है। तो यही समझ लें कि -3 से ज़रब दे रहे हैं आप, तो -3 एक बार 3 और इसमें ऐड होगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, वो देखें 0 आ रहा है। अब देखें जब इसके बाद अगला स्टेप आपने बनाना है तो पहला स्टेप क्या करेंगे, आपने ये जो बेसिक रो है जिसकी मदद से बाकियों को 0 कर रहे हैं, इस रो को पहले यहाँ लिखना है, पहले यहाँ लिख लेना है, ठीक है। ये 1 आ जाएगा, बाकी सारे एलिमेंट्स एज इट इज़ आएंगे। अब इसकी 1 की मदद से देखें ऊपर नीचे 0 हो गए हैं, लेकिन कैसे हुआ है कि इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई -3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड तो 0 हो गया। अब देखें अब यहाँ -3 से मल्टीप्लाई, वो तो वैल्यू 0 है, तो उसमें ऐड, तो वो जो ओरिजिनल है वही का वही रहेगा क्योंकि वो 0 है। अगेन आगे चलेंगे तो यहाँ 0 है तो अगेन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो ओरिजिनल है वो वैसे ही। यहाँ देखें अब नंबर आ गया, किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, -3 से, ये ध्यान रखना है, -3 माइनस माइनस चेंज हो गया साइन, और 3 आना है तो 3/2। अब वो 3/2 इधर ऐड होना है तो वो पहले ही 0 है तो 3/2 आ जाएगा वहाँ पे। अब ये 0 है तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होना, वो वैसे ही रहने दें। तो ये देखें ऊपर वाली रो हमारी बन जाएगी। अब नीचे वाली में देखें 1 के बाद यहाँ 0 करना है आपने, तो इधर 11 है तो आपने -11 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करवाना है, तो -11 1s are -11, इधर ऐड किया तो देखें 0, -11 0 से वो तो ख़त्म हो गया, हाली 3 का 3 जो ओरिजिनल है ये ओरिजिनल रही थी क्योंकि 0 है ना, तो 0 की वजह से कोई कम इम्पैक्ट नहीं पड़ा। आगे चलें, ये भी 0 है तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना। यहाँ फिर दोबारा सोचें क्या था, -11 माइनस माइनस प्लस हो गया, 11 आना है, 11 1s are 11, 11/2, 11/2 इधर ऐड होना था तो वो इधर पहले 0 है तो कोई फ़र्क नहीं, 11/2 वैसे ही लिख दें, और इधर 0 है फिर कोई फ़र्क नहीं, वैसे का वैसे ही उसका 1 आ गया। लो जी यहाँ पहुँच गए। अब तकरीबन ऑलमोस्ट हो गया,
कि जी इधर 1 किया तो नीचे जीरोस किए, इधर 1 किया तो ऊपर नीचे 0 कर लिए। अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए कि ये जो तरतीब आ रही है 1 1 वाली, अब यहाँ पे 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है जी 3 है, तो 3 पे डिवाइड कर दें, वो हम अगले स्टेप में करेंगे। लेकिन अभी जो हमने काम किए थे कि जी 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें से सब्ट्रैक्ट, वो देखें लिखा R2, क्योंकि R2 हमारी बेसिक रो थी, R2 को -3 से मल्टीप्लाई किया, R1 में ऐड किया, क्योंकि R1 में ऐड किया तो यहाँ 0 हुआ। और इसी तरह जब -11 से किया, R2 को ही किया, ये वाली को, और उसको R3 में ऐड किया, R3 में, तो फिर ज़ाहिर है वो आया। तो जो हम काम करेंगे वो साथ साथ लिखते जाना है कि भाई ये कैसे बना, ये काम करके बना, ये कैसे बना जी, ये काम करके बना, इस तरह से करके। अगेन थोड़ा सा लगेगा, लेकिन आपने प्रैक्टिस करनी है, 2-4 दफ़ा करना है, बिल्कुल ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये फ्लो की बात है, आपके हाथ से फ्लो में चलेगा तो चीज़ें सही हो जाएंगी। तो ये अब मैं खुद करते करते बाद कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्या कौन सा कर रहा था मैं, तो वो ध्यान फोकस है बड़ा ज़रूरी, कोई डिस्टर्ब ना कर रहा हो आपको। ठीक है, ये आ गया, तो उसको देखें मैंने एक दफ़ा आगे लिख लिया क्योंकि अगले पेज पे जाना था, तो यहाँ पे लिख लिया। अब ज़ाहिर मैंने कहा था ना रो नंबर 3 को 3 पे डिवाइड करें, तो देखें हमने लिखा 1/3 R3, बाकी ऊपर वाली दोनों एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि ऊपर वाली में तो अभी कुछ काम कर नहीं रहे, वो एज इट इज़ आएंगी। और यहाँ देखें 1 आ गया क्योंकि 3 पे डिवाइड, तो ये 3 पे डिवाइड होके 1, अब ये 1/3 हो जाएगा, इसके भी ओवर में 3 आना है तो 3 2 6 हो जाएगा। और यहाँ 1 है, सॉरी वो पीछे 1 आ रहा था, गलती लग गई, तो 1 को भी 3 पे डिवाइड करेंगे 1/3। तो यहाँ पहुँच गए। अब क्या काम है, आखिरी काम, कि इस 1 की हेल्प से उसके ऊपर सारे 0 हों। अब अच्छी बात यह है कि ये तो पहले से 0 है, रो नंबर 2 को हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, रो नंबर 3 को बस थोड़ा सा करना है कि जी इधर 0 बन जाए। अब इधर 0 तभी बनेगा कि इस 1 को उसी नंबर से ज़रब दे के उसमें ऐड करवा लें, क्योंकि वो पहले ही माइनस है। पहले माइनस ना हो तो हम माइनस से भी कर लेते हैं, क्योंकि साइन अपोजिट होते हैं तो चीज़ें कैंसिल होती हैं ना। तो 3/2 है, तो हम रो नंबर 3 को किससे ज़रब देंगे, 3/2 से, और फिर रो नंबर 1 में ऐड कराएंगे। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, मुझे लिखना चाहिए। क्या कर रहा हूँ, रो नंबर 1 में क्या हो रहा है, रो नंबर 3 जो थी उसमें उसको क्या मल्टीप्लाई किया, 3/2 से मल्टीप्लाई किया रो नंबर 3 को, और रो नंबर 1 में ऐड करवा लिया। ठीक है, अब वो करेंगे। अब देखें बाकी एलिमेंट्स वही, क्योंकि वो तो ज़ीरोज़ हैं। अब यहाँ देखें, इसको आपने करना है 3/2 से, 3/2 से करेंगे, उसमें ऐड करेंगे, उसने 0 हो जाना है, वो हो गया। ठीक है, यहाँ आ जाएँ 3/2। अब अगर जहन में वो इतना इमेजिनेशन स्ट्रांग नहीं है तो रफ पेज रखें, साथ लिख के किया करें। 3/2, 3 ऊपर, अब मैं इसको ज़बानी कर सकता हूँ, अक्सर बच्चे कर भी सकते हैं। तो 3/2 करें, 3 कटेगा, 1/2 आएगा। 1/2 ने जाना है ऊपर पास, ठीक है, उसमें ऐड होना है, क्योंकि ऐड हो रहे हैं, क्योंकि साइन अपोजिट पहले से मौजूद थे। तो 1/2 में ऐड होगा, हाफ मिलके पूरा 1 कैलकुलेटर में देखें 1/2 + 1/2 1 आ जाता है, तो वो देखें मैंने 1 लिखा। फिर इसको किससे कर रहे थे, 3/2 से, तो 3/2, अब ये ज़ुबानी नहीं होना, ठीक है, ये मैंने वैसे कर लिया हुआ है, लेकिन आपको करने के लिए दिखाने लगा हूँ कि 3/2 है, साथ ये 11/6 है। 3 से 6 कट गया, 3 2 11/4 बनता है। अब वो 11/4 जाएगा 3/2 के पास, 11/4 जा रहा है किसके पास, 3/2 के पास। अब ये कैलकुलेटर में करें, 11/4 + 3/2 कैलकुलेटर में करके देखें, वो आपको मिल जाएगा 3/2, सॉरी ये कितना, 17/4, क्योंकि जो आंसर्स आ रहे हैं वो हम यहाँ लिख रहे हैं ना, उससे अगले स्टेप में काम हम इधर कर रहे हैं और करवा के उसके आंसर अगले स्टेप में बनाना होता है, तो यहाँ अगले स्टेप में बना रहे हैं। और इसी तरह से फिर लास्ट पे जब करेंगे इसको 3/2 से, तो 3 ऊपर 2 नीचे, 3 कट गया, 1/2 ने जाकर उसमें ऐड होना 0 में, तो यहाँ 1/2 आ जाएगा। तो देखें अब ये सारा आइडेंटिटी, ये हमारे पास जो चीज़ बनेगी, ये इन्वर्स होगा, थोड़ी सी गंद हो गया, लेकिन बहरहाल 1 है, 17/4 है, 1/2, 0 -1/2 आया है, 0 है, 1/3, 11/6, 1/3, तो उसको अलहदा से करके लिख दें कि भाई ये देखें आपका इन्वर्स हमने बना दिया, फाइंड कर दिया। अब अगेन थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, 50% 40% जितनी भी समझ आई है, बार बार करना है हमने, बार बार प्रैक्टिस के साथ चीज़ें क्लैरिटी आती है। एक और काम देखें जी, अगला सेकंड पार्ट, इसमें भी उसी तरह से ये उसने पार्ट दिया हुआ है, उसका हमने पहले के वही बनाना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए लिखें, साथ आइडेंटिटी लिखें। अगेन पहला स्टेप क्या होना चाहिए जी, शुरू में 1 हो, वो पहले से ही है,
चलें अच्छी बात है, एक स्टेप हमारा ख़त्म हो गया। अब उस वन सोचना है जी, उस वन के नीचे ज़ीरोज़ होने चाहिए, तो ठीक है। अब अगेन ये पहले से ज़ीरो है, तो रो नंबर 2 को हमने कुछ नहीं करना, रो नंबर 3 को करना है। रो नंबर 3 में यहाँ ज़ीरो कैसे हो सकता है, इसकी हेल्प से, रो नंबर 1 की हेल्प से। ये बार बार रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि नई चीज़ है, आपको आ जाए। तो जाहिर है कि वो सुनो सेम है, तो सेम है तो बस माइनस करा दें। तो रो नंबर 3 में से रो नंबर 1 को माइनस करवा दें। तो ये देखें रो नंबर 3 में से रो नंबर 1 माइनस हो रही है, ठीक है ना। इस तरह से करके साथ लिखते हैं, और जब आप माइनस करा रहे होंगे तो 1 में से 1 माइनस किया तो इधर 0 आ जाएगा, वो अगले स्टेप में लिखना है, वो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। फिर इसमें से आप ये 2 को माइनस करा रहे हैं तो -2 फिर इधर आ जाएगा। 2 में से -1 कर रहे हैं तो +1, 2 और 1 मिलके 3 आ जाएगा यहाँ पे। 0 -1 करेंगे -1 आएगा, 0 0 0 ही आएगा, 1 - 0 1 नहीं आएगा। तो ये एलिमेंट्स या ये चीज़ें देखें मैंने आगे लिखी हैं, 0 -2 3 -1 0 1, जैसे मैंने अभी आपको समझाया ऐसे। ठीक हो गया, पहला स्टेप 1 किया, पहले से ही 1 है, उसके नीचे एलिमेंट्स को 0 कर लिया रो ऑपरेशंस की मदद से, जो पहले से 0 है कोई मसला नहीं है। ये हो गया। अगला स्टेप क्या था जी, यहाँ मिडल में दरमियान में 1 आए, तो 1 कैसे आएगा, इसको -2 से डिवाइड करवा देते हैं। तो साथ देखें अगले स्टेप बनाने के लिए ये लिखेंगे -1/2 R2। तो ये जो R2 है देखें 0 आया ना, 0, फिर 2 डिवाइड होगा 1 आ गया, 8 ने डिवाइड होना है 4 आ जाना है, साथ साइन भी चेंज हो रहे हैं क्योंकि माइनस भी है। 0 से डिवाइड होगा 0 ही रहेगा, 1 को डिवाइड करेंगे 2 पे 2 आ जाएगा। तो ये हमारी रो आ जाएगी। ऊपर वाली और नीचे वाली एज इट इज़ हम लिख लेंगे, क्योंकि अभी ये जो इसके बाद ये स्टेप किया है उसमें सिर्फ रो 2 को हमने डिवाइड किया है ताकि यहाँ 1 हो जाए। अब ये 1 हो गया। अब इससे जो अगला स्टेप हमने ये लिखना है, तो ये काम करके लिखना है कि इसकी वजह से इधर भी 0 और यहाँ पे भी 0 आए। और वो कैसे आएगा, वही बात कि इधर 2 है तो यहाँ 2 हो जाए तो सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो इस रो नंबर 2 को 2 से ज़रब दे के उसमें से सब्ट्रैक्ट, या ये कह लें कि रो नंबर 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया। ये देखें रो नंबर 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया और रो नंबर 1 में आपने उसको ले गए, ठीक है, R1 - 2 R2, ठीक है। तो बेसिक होती है वो इस साइड पे आती है, जिससे आप मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करवा रहे हैं वो इधर है, और जिसमें ऐड या जिसमें लेके जा रहे होते हैं वो इधर होती है, ठीक है, ऐसे करके। और जब सेकंड के साथ करना है तो यहाँ देखें -2 है, तो अब इसको खाली 2 से ज़रब दे के इसमें ऐड कराएंगे। तो देखें R2 को सिर्फ 2 से +2 से मल्टीप्लाई करके R3 में थर्ड रो में ऐड करवाना है। अब वो हम ध्यान से करते जाएंगे। अब जब हमने ये बनाना है तो इसमें ये मिडल वाली जो रो है वो लिख लेनी है, क्योंकि उसी की हेल्प से ऊपर वाली नीचे वाली चेंज हो के आनी है। तो देखें 2 1 2 किया, -2 किया, इसमें किया तो वो 0 हो गया। अब यहाँ -2 आने लगा क्योंकि -2 से कर रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 4 8 हो गया, 8 उधर जाएगा उसके पास, 8 - 1 कितना बनेगा, देखें 7, ठीक है। -2 से ज़रब दे रहे हैं, 0 हो गया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, 1 का 1 ही रहेगा। -2 से ज़रब दे रहे हैं, माइनस माइनस गया, 2 डिवाइड हुआ, 1 आया, 1 उधर जाके ऐड, तो देखें 1 और आगे 0 ही है। तो देखें फर्स्ट रो ऐसे बनेगी। अब सेकंड के लिए वही कहा था ना, 2 से सिर्फ 2 से ज़रब दे के इसमें, तो 2 1 2 ऐड किया, 0 हो गया सिर्फ 2 से। तो 2 4 8 -8 पर जाएगा जमा 3 के पास, तो -5 हो जाएगा। ये देखें ये तो 0 ही है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना, -1 वैसे ही रहेगा। हाल ही 2 से ज़रब दे रहे हैं, 2 1 2 कट गया, -1 आया, -1 जा रहा है इसके पास, तो देखें -1 और 0 का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना क्योंकि 1, तो ये देखें ऐसे बन जाएगा। तो इस तरह से ध्यान से ज़रा फोकस रख के। अब अगला स्टेप वही है कि इस -5 को 1 बनाएं, तो रो नंबर 3 को -1/5 से करवा देंगे, -1/5 रो नंबर 3, ऊपर वाली दोनों रोज ऐसे ही। अब इसके अब ज़ाहिर कट के उसने 1 हो जाना है। अब एक तो ये ज़ाहिर माइनस से कर रहे हैं ना, तो माइनस प्लस हो जाएंगे और ओवर में 5 आ जाएगा, 1/5 1/5 1/5, ठीक है। ये दोनों माइनस के थे, पॉजिटिव हो गए, ये पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव हो गया। यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ पहुँच के आखिरी स्टेप कि इस 1 से ऊपर ज़ीरोज़ करने हैं, तो अगेन गौर कर लेना है कि 1 है और वहाँ उसी के सामने 7 है, तो फिर वही बात -7 से, क्योंकि वो पॉजिटिव है, -7 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड R1 -7 R3, वो देखें। और इस तरह जब इसके साथ करना है वो साथ लिख लें कि भाई ये जब आपने बना लिया ना, लिख लें कि भाई मैंने ऐसे करना है, क्योंकि लिखा होगा ना फिर बार बार बंदा देख लेता है, उसको माइंड से निकल भी जाए कि हम क्या कर रहे हैं,
ठीक है। इसी तरह से आगे चलें तो यहाँ 4 है, माइनस का 4 है तो हाली 4 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करा लें। तो 4R3 और R2 में ऐड करना है 4R3, वो लिख लिया। अब हम वो कर लेते हैं बड़े ध्यान से। अब ज़ाहिर है इधर तो ज़ीरो हो ही जाना है क्योंकि उन्हीं के हिसाब से तो कर रहे हैं, अगलों का ध्यान रखें, ठीक है। अब ऊपर वाले का अगर फॉर एग्जांपल पहले कर रहे हैं तो -7 से करके कर रहे हैं ना, तो इधर आएगा -7/5, वो उधर जाएगा उसके पास। अब कैलकुलेटर पकड़ लें, 1 -7/5 वो आप करेंगे ऑटोमेटिकली ये आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे -7 से -7/5 और उधर प्लस में फिर वही ऐड, वो सेम चीज़ आनी है, देखें सेम चीज़ आई है दोनों। और फिर -7 से माइनस प्लस हो गया 7/5, उसमें ऐड होना है तो वो तो 0 है 7/5, ठीक है। ये देखें बन गई हमारी, ठीक है। अब सेकंड वाले के लिए वही बात कि 4 से कराना है तो 4 से ज़रब दे के उसमें ऐड, तो अब 4 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो 4/5 0 के पास जाएगा तो 4/5, ये भी 4/5 जाएगा -1/2 के पास। 4/5 -1/2 कैलकुलेटर में लिखें, बटे वाला कैलकुलेटर में इसलिए कहता हूँ होना चाहिए, वो सारा काम अब लिख के एलसीएम लेंगे एक एक चीज़ का, ठीक है। तो कैलकुलेटर होना चाहिए, तो वो आप करें, वो 3/10 आएगा। फिर 4/5 -4/5 वो उधर आएगा तो ज़ाहिर है वही एज इट इज़ आएगा क्योंकि वो तो 0 है। तो देखें ये बन गया आपके पास, तो बस बन गया तो फिर ठीक है कि ये जो चीज़ बनी है वो इन्वर्स है। अब देखें ना, इन्वर्स फाइंड करते हुए हम यहाँ से चले थे एक स्टेप, ये भी स्टेप क्या है, बस वो ऑगमेंटेड बनाया है, और मेन स्टेप हमने यहाँ किए हैं 1 2 3 4 5 स्टेप्स के बाद आपको वो आंसर दे रहा है, वरना वो जो दूसरा है वो लेंथी हो जाता है। लेकिन इसमें बस ये है कि ध्यान रखना है ज़रब कैसे दे रहे हैं, प्लस कैसे करना है, एंड सो ऑन। तो ये एक तरीका है। चलें जी थर्ड वाले पे भी ज़रा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन अ स्टूडेंट अ बॉय परफेक्ट। बहरहाल तो थर्ड वाला उसी तरह से मैट्रिक्स है, उसके साथ हम ज़ाहिर आइडेंटिटी हम लिखेंगे। अब दोबारा गौर करें तो 1 मौजूद है, अच्छी बात है, उसके नीचे 2 को 0 करना है, -2 से मल्टीप्लाई करके रो नंबर 1 को रो नंबर 2 में हम ऐड करवा सकते हैं, और ये तो पहले ही 0 है, अच्छी बात है। तो एक ही काम बस ऊपर वालों का होगा, थर्ड वाली एज इट इज़ आएगी, ठीक है। फर्स्ट वाले ने भी एज इट इज़ आना है क्योंकि उसकी मदद से सेकंड वाली को हम चेंज करने लगे हैं। तो हम क्या करने लगे हैं, R1 जो है उसको -2 से मल्टीप्लाई, R1 को -2 से मल्टीप्लाई और R2 के साथ ले जाएंगे, ठीक है। तो -2 1 2 इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, -2 इसके पास जाएगा -12, 13 -12 1, देखें आ गया, ठीक है। -2 इसके पास जा रहा है, -2 2 4 -4 है, 0 के पास जाएगा -4, फिर -2 इधर गया, -2 1 2 0 के पास जाएगा -2, और आगे तो वैसे जीरोज़ हैं तो वो जो है ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ मिडल वाले को 1 करना था, वो खुशकिस्मती से खुद ही मौजूद है, तो वो डिवाइड करने वाला का ऑप्शन वो भी हमारा स्टेप गया। अब इस 1 की मदद से ऊपर नीचे 0 कर लें। अब नीचे 0 करना आसान है क्योंकि वो 1 है वो -1 है, जस्ट दोनों को ऐड करवा लें, R3 + R2, ये देखें साथ लिख लें, R3 + R2। और R1 के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर इसको 6 से ज़रब देनी है, -6 से करके उसमें ऐड, तो -6R2 + R1, -6R2 + R1, ठीक है। R1 पहले लिख लेते हैं, अब ये काम करना है, ठीक है। अब पहली जो है सेकंड वाली हमारी बेसिक रो है, सेकंड वाली एज इट इज़ आपने पहले लिख लेनी है, ठीक है, और उसके बाद फिर ऊपर नीचे चेंज करके चीज़ें लिखनी है। ओके, अब पहले नीचे वाली को कर लेते हैं क्योंकि वो सीधी है, 1 - 1 करेंगे ज़ाहिर 0 हो जाएगा, सीधा ही करना है ना, -4 + 1 तो ये -3 बनेगा, -2 + 0 -2, 1 + 0 1, 0 + 1 1, ठीक है। ये हमारी थर्ड रो बन गई। फर्स्ट वाली के लिए हमने यही कहा था कि -6 से ज़रब दे के उसमें करना है, तो वो तो 0 होना है, तो -6 से आप ज़रब देंगे तो माइनस प्लस हो गया, 6 4 बार 4 बार 24 24 और ये 2 मिलके 26, ये देखें, ठीक है। किससे कर रहे हैं जी, -6 से कर रहे हैं, माइनस गया, 6 2 12 12 और 1 मिलके 13, -6 से कर रहे हैं, -6 1 6 0 में ऐड होगा, देखें -6 एंड सो ऑन, देखें यहाँ पहुँच के। अब फिर वही बात कि जी इधर क्योंकि वो 1 1 हो गए हैं, इधर 1 होना चाहिए, तो -1/3 R3, ठीक है। तो वो देखें लिख लें, -1/3 R3। अब ऊपर वाली दोनों एज इट इज़ आएंगी जो ऊपर मौजूद हैं, इसको 1 करना है तो वो 1 हो गया, तो -1/3 कर रहे हैं, तो माइनस गया 2/3, ये देखें -1/3 1 के पास गया, -1/3 -1/3 -1/3, यहाँ पहुँच गए। अब वो आखिरी स्टेप वही कि इस 1 की हेल्प से ऊपर ज़ीरोज़ कर लें,
ठीक है। अब जहाँ पे 26 है, 26 है, तो फिर आपको इसको 26 से -26 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करना पड़ेगा। कैलकुलेटर पकड़ लें, आराम से करें। अब -26, अब ये रफ अमल आपको साथ चाहिए क्योंकि ये 2/3 भी है। अब इसको किससे कर रहे हो? अब -26 से, ठीक है। तो -26 को 2 से करेंगे -52, 52/3 -52/3 प्लस 13, ये आप लिखें -52/3 प्लस 13, कैलकुलेटर में करें जो मिलेगा -13/3। इधर गया माइनस, क्या आ रहा था 26, तो माइनस माइनस प्लस गया 26/3 -6, 26/3 -6, वो कब करें? फिर यहाँ पे जाएगा -26, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी 26/3, इधर तो कुछ भी नहीं है तो 26/3 देखें आ जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट रो बन जाएगी उसी तरह से। अब यहाँ करना है तो वो वही बात है, यहाँ 1 है तो 4 से मल्टीप्लाई करके उसमें सिर्फ ऐड +4, ठीक है, वो साथ लिख भी लिया है। तो +4 से किया हो जाएगा, 4 इधर आ रहा है, 4 2 8, 8/3 -2, वो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। 4 1 4 -4/3 -4/3 प्लस 1, ठीक है, वो आप कैलकुलेटर में करें -1/3, और -4/3 0 के साथ तो ज़ाहिर -4/3। तो ये है जी अल्टीमेट हमारा आंसर, तो ये इन्वर्स आ जाएगा इस तरह से। लो जी, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब 2 पे जाना है, तो 2 में कहता है जी यहाँ पे आपने रैंक फाइंड करना है। तो रैंक भी वही बात है कि जी इंडिपेंडेंट रोज कितनी है, कॉलम की तरफ तो नहीं जाते, रोज की तरफ ही जाते हैं। तो उसके लिए भी हमें इन रो ऑपरेशंस का ही सहारा लेना है, कोई ज़्यादा डेप्थ पे नहीं जाएंगे, ठीक है। खाली एचलॉन फॉर्म ही बना लेंगे, खाली एचलॉन फॉर्म से ही वो पता चल जाता है कि कितनी आज़ाद रोज़ हैं, कोई नहीं भी हैं, कोई ज़ीरो बन भी रही है कि नहीं। तो वो देख लेते हैं, इजी काम है। अब ये मैट्रिक्स है, अब इसमें ज़ाहिर है कोई भी शक्ल दे सकता है मैट्रिक्स की, ज़रूरी नहीं कि स्क्वायर की फॉर्म में दे। पिछले सवाल में तो दिया था ना, वो इन्वर्स फाइंड करना था, तो इन्वर्स के लिए फिर वो स्क्वायर फॉर्म में वो हमें देता है। ये स्क्वायर नहीं भी हो सकता। अब इसमें देखें 3 रोज़ हैं, 4 कॉलम्स हैं, तो रो ऑपरेशन इस पर लगाना है, एचलॉन फॉर्म बनाने की कोशिश करनी है। पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, खुशकिस्मती से मौजूद है 1, तो वो काम तो गया। अब वही बात उसके नीचे ज़ीरोज़ हमने करने हैं, वही स्टेप्स कि जी इसको 2 से ज़रब दे के इसमें जस्ट ऐड करवा लें, ये आसान हो जाएगा। 2 1 2 किया, इसमें ऐड किया 0, 2 1 2 जो है -2 बनता है, -2 और -6 देखें -8 हो जाएगा। 2 3 6 है, 6 और 1 देखें 7, ठीक है। 2 1 2 है, -1 और +2 करें तो +1, तो ये देखें बड़े आराम से बन जाता है, और साथ वो लिख भी लें। और ज़ाहिर है इसको 0 करना है तो -3 से करेंगे तो इसमें आएगा ना, तो -3 से ज़रब दे के इसमें ऐड करवाएं, तो वो भी लिखा है मैंने, इजीली आपके सामने ये मिल जाता है। अब अगला स्टेप वही है कि 1 के नीचे तो 0 आ गए हैं, यहाँ के आपने 1 करना है, तो -1/8 से रो नंबर 2 को आपने डिवाइड कर देना है, -1/8 R2, ठीक है। तो वो 0 आएगा, इसने 1 हो जाना है, -7/8 हो जाएगा, -1/8 हो जाएगा, ऊपर वाली नीचे वाली एज इट इज़ आ जाएंगी। अब इस 1 के जो है नीचे ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई इन्वर्स तो फाइंड नहीं कर रहे ना, हमारा काम हो रहा है यहाँ पे। तो 1 के बस नीचे 0 कर लें, इसको 4 को 0 कर लें, तो -4 से ज़रब दिला के और इसमें आपने ऐड करा लेना। अब मैं स्टेप्स नहीं बताऊँगा, 3 सवालों में मैंने स्टेप्स बना दिए, कर करके दिखाया, तो वो आपने अब करनी है प्रैक्टिस। -4 से कराएं और इसमें ऐड कराएं, तो वो साथ ज़ाहिर लिखना भी है ना, -4 R2 और R3 में ऐड, तो वो देखें इस तरह से मिल जाएगा हमें। अब ये मिल गया, तो इसमें जब मिलेगा तो अब देखें ना ऐसे तिरछी तरतीब आ रही है ना ऐसे, तो 1 1 है तो अब यहाँ 1 होना चाहिए, तो इसी के अपोजिट से इसको मल्टीप्लाई करें, -2/3 -2/3 R3, तो वो आप करेंगे तो यहाँ 1, यहाँ पे 3 बचेगा। अब देखिए जो नीचे वाली रो है ख़त्म नहीं हुई, ठीक है, वो 1 1 बना लिया, प्रॉपर एचिलॉन फॉर्म में चले गए, तो फिर चले गए तो वो ख़त्म नहीं हुई, तीनों की तीनों रोज़ मौजूद हैं, तो इसका मतलब कि इसका रैंक जो है वो 3 ही होगा। अगर कोई 0 बन जाती तो हम इसको निकाल देते, तो बस इसका रैंक 3 है। इस तरह से ही करना है, खाली एचिलॉन फॉर्म बनानी है। ये नंबर 2 है, ये भी आपके सामने है, देखें यहाँ 1 मौजूद है और नीचे 0 था। अब यहाँ पे देखें मैंने इंटरचेंज किया है, ये जो रो नंबर 4 थी ना, उसको मैं उठा के सेकंड पे ले गया हूँ, क्योंकि आपको पता है 1 के नीचे सारे ज़ीरोज़ होने चाहिए, तो ये वहाँ पे ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि ये ऐसे जाएगा ना उठ के ऊपर,
तो ये देखें ये सेकंड पे 1 भी मौजूद है, तो यहाँ पे 1 भी आ जाएगा, तो हमें तरतीब भी मिल जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो आप रोज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने लिखा R2 और R4 आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, तो देखें 2 - 4 6 देखें नीचे चला गया, 0 1 -1 जो है वो ऊपर चला गया। अब आप करवाएं बाकियों को 0, अब देखें ये तो है ही 0 है, ठीक है डन हो गया। अब इनको 1 और -1 डायरेक्ट प्लस करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट करें प्लस 1 - 1 देखें 0, -2 और ये तो है ही 0 है तो -2 ही आएगा, 3 और 2 मिलके देखें 5 हो जाएगा। अब इसको 0 करना है तो इसको फिर किससे ज़रब देनी है, -2 से, क्योंकि जाहिर है वो 2 है ना, तो -2 उसमें आएगा तो ख़त्म होगा, तो -2 से वो 0 हो गया। यहाँ -2 आएगा तो -2 4 जमा का 4 माइनस का 4 वो भी 0, और -2 से करेंगे -2 3 6 और वो भी -6 6 के साथ जाएगा वो भी 0। अब देखें आपको ऑटोमेटिक नज़र आ रहा है कि चौथी रो है वो 0 हो गई है। और जाहिर है कि तरतीब वाइज आप चलेंगे तो इस 1 के नीचे इसको 0 करेंगे तो वो इजीली 0 हो जाएगा, क्योंकि इस 1 की हेल्प से आपने करना है, 2 से ज़रब दे के इसमें करेंगे तो वो देखें 2 से मल्टीप्लाई करके रो नंबर 2 को इसमें ऐड, ठीक है, तो वो 0 हो जाएगा। 2 1 2 करेंगे तो 5 में से 1 निकालें तो 3। अब देखें यहाँ पे 3 है, अब अगेन और कर सकते हैं रो एचेलॉन फॉर्म के, जी इस 3 को 1 कर दें, 3 पे डिवाइड करके, लो जी कर दिया। देखें 1 1 1 बाकी सारे उसके नीचे ज़ीरोज़, ऊपर वो उस तरह से, तो रो एचेलॉन फॉर्म हमने बना ली। अब इसमें देखें 1 2 3 रोज़ जो हैं वो नॉन ज़ीरोज़ हैं और एक ही रो 0 आ रही है, तो 3 जो नॉन ज़ीरो हैं वो फिर वो बताएंगी कि इसका रैंक जो है वो 3 है, तो ऐसे हम लिख देंगे कि इसका रैंक 3 है, एक रो जो है उसकी 0 हो गई है। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में भी देख लें कि शुरू में 1 नहीं है लेकिन 1 हमें यहाँ नज़र आ रहा है, तो बजाय इसको 3 पे डिवाइड करने के दोनों रोज़ को इंटरचेंज कर लें, रो नंबर 2 को रो नंबर 1 की जगह पे ले जाएं, तो वो मैंने देखें इंटरचेंज किया। पहली जो सेकंड रो है सारी की सारी फर्स्ट पे चली गई, सेकंड वाली मतलब फर्स्ट वाली सेकंड पे आ गई। अब वही बात इस 1 की हेल्प से बाकियों को 0 करें, इसको -3 से ज़रब दे के इसमें ऐड, -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड, -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड, वो देखें ये सारा साथ लिखा है और वो साथ करवा भी दिया। -7 को 1 करना है तो -7 से पूरी रो नंबर 2 को डिवाइड करा दें। यहाँ अगेन आप ये देखें लॉजिक यूज़ कर सकते हैं आसानी कि यहाँ 1 मौजूद है, तो बजाय डिवाइड करने के वो हर चीज़ बटे में चली जानी है, बटे में जाए तो कैलकुलेशन आसान मुश्किल हो जाती हैं, तो इसको ले जाएं, रो नंबर 4 और 2 को इंटरचेंज कर लें, वो देखें किया, ठीक है, इंटरचेंज करने से वहाँ 1 हो गया। अब 1 से नीचे ज़ीरोज़ करवा लें, अब 1 के नीचे 0 कैसे होगा, ये दोनों जस्ट ऐड करवा लें, R3 + R2 वो देखें लिख लें। इसी तरह इसको 0 करना है तो 7 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कराएं, तो 7 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड, तो वो इस तरह से मिल जाएगा। 1 1 आ गया, अब यहाँ 1 होना चाहिए तो इसको फिर 6 पे डिवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो कर दें 6 पे डिवाइड, तो इसको R3 को हमने 1/6 कर दिया, 6 पे डिवाइड किया, ये आ गया। अब इस 1 के नीचे इसको 6 को 0 करना है, वही बात -6 से मल्टीप्लाई करके R नंबर 3 को इसमें हमने ऐड करा लेना है अगले स्टेप में। सो वो देखें पहले एक दफ़ा मैंने लिख लिया और उसको फिर देखें R3 को -6 से मल्टीप्लाई R4 में ऐड, तो उस 1 की जगह नीचे जो 6 है वहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 1 1 1 और अल्टीमेटली फिर यहाँ पे भी 1 हम बना ही सकते हैं, 19 से डिवाइड करेंगे तो 44/19 इधर आ जाएगा। तो मतलब ये कि ये रो भी ख़त्म नहीं हुई, ठीक है, एचेलॉन फॉर्म बनाते हुए, तो दैट मीन्स के चारों रोज़ जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, तो रैंक इसका जो है वो 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट और पुराना मेथड भी लेकिन ज़रा कुछ नया भी होगा। क्रैमर्स रूल्स के ज़रिए हमने इक्वेशन को सॉल्व करवाना है और इक्वेशन हमारे पास जो है वो 3/3 की हैं, 3 इक्वेशनें हैं और 3 ही उसके अंदर वेरिएबल्स हैं। तो बहरहाल उसी तरह से देखें पहला स्टेप हमारा यही होना है कि राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, और मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का क्या तरीका होता था कि पहले तो तरतीब आपकी लगी होनी चाहिए, x के नीचे x हो, y z और कांस्टेंट उधर, फिर इसके कोएफिशिएंट्स 2 1 3, इसका 1 होता है, +1 -1 +2 -1 +2 +1, इस तरह से इनके ये जो कोएफिशिएंट्स है इनका एक अलहदा से आपने मैट्रिक्स बनाना है, और फिर ये जो वेरिएबल्स हैं x y z कॉलम की शक्ल में उनका एक मैट्रिक्स बनाना है, और ये जो है अलहदा से इनका एक कॉलम वाला मैट्रिक्स बनेगा जिसका नाम हम b रखते हैं। तो इस तरह से करके ये आपके सामने जो है वो चीज़ें आ गई, तो इसको आपने a का नाम, इसको कैपिटल X का नाम और इसको b का नाम रख दिया। अब आपको पता है क्रैमर रूल में ये जो आपके पास क्या इसको कहते हैं 3/3 का एक मैट्रिक्स बन रहा होता है कोएफिशिएंट वाला, इसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं।
एक डिटर्मिनेंट तो सिंपल वाला है, दूसरा होता है कि हम एक दफ़ा ये करते हैं कि फर्स्ट कॉलम की जगह पे हम ये जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है उसको लगा देते हैं, उसको हम ए एक्स का नाम दे देते हैं या A1 कह लें, जो भी नाम है। फिर हम क्या करते हैं, जो सेकंड कॉलम है उसकी जगह पे इसको रिप्लेस करते हैं, एक और मैट्रिक्स बन जाता है उसका डिटर्मिनेंट। और फिर तीसरा ये कि तीसरा जो कॉलम है इसको निकाल के फिर इसको लगा दें। तो इस तरह से 4 जो डिटर्मिनेंट्स बनेंगे उनके हमने आंसर्स बनाने हैं और उससे फिर फार्मूला डेवलप किया जाता है। सो ए डिटर्मिनेंट सबसे पहले आपको पता है, उसी तरह से यही जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, 2 लाइनें लगाएंगे, फर्स्ट रो की हेल्प से हम इसको एक्सपेंड करवाएंगे। तो फर्स्ट रो में जो है वो पहला एलिमेंट 2 है, तो 2 के साथ इसी तरह से उसकी रो और कॉलम छोड़ दें, तो ये जो चीज़ें हैं वो उसका माइनर वो आ जाता है। माइनस के साथ मिडल वाले को लेते हैं और फिर ऐसे छोड़ के 1 3 2 1 वो लेंगे, और फिर लास्ट वाला एलिमेंट और उसकी रो और कॉलम छोड़ें तो ये एलिमेंट। और फिर इसको थोड़ा सा हल करेंगे, 2 इधर आएगा, 1 1 ज़र 1 आ गया माइनस का, -2 2 ज़र 4, क्योंकि दरमियान में माइनस फार्मूले का लगता है। ये -1 1 1 ज़र 1, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं माइनस के साथ, फिर ये दोनों, तो इस तरह से ये चीज़ें आती चली जाएंगी। तो ये 5 हो गया, यहाँ पे भी 5 5 मल्टीप्लाई होके, तो अल्टीमेटली इसका डिटर्मिनेंट -10 आ जाता है। अब देखें नीचे हम बना रहे हैं ए एक्स डिटर्मिनेंट, और ए एक्स में उसी तरह के जो फर्स्ट कॉलम है इसको हम कहेंगे कि भाई तुम भाग जाओ यहाँ से, और 1 3 4 को कहेंगे कि आएँ जी बिस्मिल्लाह आप लोग यहाँ आके बैठ जाएं। सो 1 3 4 यहाँ आ जाएगा, बाकी दोनों कॉलम वैसे ही रहेंगे। सो ये देखें 1 3 4 इधर आ गया, बाकी दोनों कॉलम वैसे ही। अब इसको भी फर्स्ट रो से आप एक्सपेंड कर दें, ये काम हम ज़ाहिर है 4.2 में करते आए हैं, तो ये एक्सपेंड करके हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है ये -10 बन जाता है। अब इसी तरह से हमने ए वाई फाइंड करना है, तो ए वाई के लिए अब ये जो सेकंड कॉलम है वहाँ पे 1 3 4 आएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम वैसे ही रहेगा। इसको भी आप फर्स्ट से एक्सपेंड कर दें एंड सो ऑन, वो सारा करेंगे, देखें 0, और फिर उसके बाद ए जी है, क्योंकि जी वाला भी हमारा वेरिएबल है। तो अब थर्ड कॉलम की जगह पे 1 3 4 ने आ जाना है, पहले दोनों कॉलम वैसे ही रहेंगे, फिर इसको आप डिटर्मिनेंट लेंगे, आंसर आ जाएगा -10। अब चारों डिटर्मिनेंट आपने फाइंड कर लिए। अब इन चारों की मदद से एक फार्मूला डेवलप किया जाएगा कि आपने x फाइंड करना है, तो वो होता है ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का जो आंसर आपने देखें किधर निकाला था, वो पीछे निकाला है, ये देखें ए एक्स का आंसर हमने -10 लिया था, ए डिटर्मिनेंट -10 है, तो वो उसने नीचे आना है, ए डिटर्मिनेंट हमेशा नीचे आएगा। तो -10 ओवर 10 1 आंसर। y फाइंड करना है, तो ए वाई का आंसर 0 निकाला था हमने, ए डिटर्मिनेंट -10, नीचे -10 ही है, एंड सो ऑन। देखें इस तरह से आंसर। तो ये भी थोड़ा सा इजी ही है, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें 3/3 के डिटर्मिनेंट्स लेने होते हैं। तो चले आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 जो है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसमें भी देखें इक्वेशनें बनी हुई हैं, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हैं हमारे पास, तो हम ज़ाहिर है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म बना ली, ये ए है, ये एक्स है, ये बी है, तो इस ए मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट लेना है, वो हमने फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया, डायरेक्ट ही मैंने कर दिया है, तो इसका आंसर -55 आता है। फिर अब जाहिर है कि हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम की जगह पे इसको लगाएंगे, तो वो ए एक्स डिटर्मिनेंट बनेगा, वो भी आपके सामने है, क्योंकि अब इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, वो ऐसे करते चले जाएंगे, वो आपको तरीका आ गया हुआ है। ए वाई के लिए अब 053 देखें मिडल में आ गया, पहले 053 पहली कॉलम में था ना, अब सेकंड कॉलम पे आ गया। फिर इसी तरह से आप एक्सपेंड करें, सारा प्रोसेस आपके सामने है, -59 ठीक हो गया। और इसी तरह से ए जेड की तरफ चले जाएं, तो अब ये जो हमारा 053 है वो थर्ड को वो कॉलम की जगह पे आ गया, फिर इसको एक्सपेंड किया -62, और फिर उसी तरह से ए एक्स ओवर ए वाई ओवर ए और ए जेड ओवर ए डिटर्मिनेंट्स लगा के, वैल्यूज़ लगा के, तो ये तीनों आंसर्स हमें एक्स वाई जेड के मिल जाते हैं। ठीक है जी, उसी पैटर्न पे ये थर्ड वाला पार्ट है, हमारे पास नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस हैं, कोएफिशिएंट्स उनके लेके उनको अलहदा रखें, x1 x2 x3 है वो अलहदा कर दें, 1 to 1 अलहदा कर दें। ठीक है, नाम रख दें, इसको a नाम रखा हुआ है, उसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट ज़ाहिर आपको पता है जिस तरह से लेते हैं, फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया है हमने, उसको -3 आंसर आ गया। फिर a x होगा, तो हमारा ये जो b मैट्रिक्स है 1 to 1 उसने आ जाना है फर्स्ट कॉलम की जगह पे।
तो 1 to 1 वहाँ पे आ गया, बाकी एलिमेंट्स वही हैं जो ए मैट्रिक्स के हैं। तो अगेन फर्स्ट रो से एक्सपेंड करवा रहे हैं, फिर इनको हम वैल्यूज़ वगैरह सीधी पदरी करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई वगैरह, और -8 आ गया। फिर इसी तरह ए वाई सेकेंड कॉलम की जगह पे वो आ गया, एंड सो ऑन, वो -6 आता है। ए जेड में 1 to 1 एंड पे आ गया, वो सारा -7 आ गया। और फिर फार्मूला लगा के सो देखें ये 3 आंसर्स हम निकाल देते हैं। अब चलें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और 4 में भी हमें सोल्यूशन ही फाइंड करना है, एक्स वाई जेड ही फाइंड करने हैं, लेकिन अब तरीका वो कह रहा है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इन्वर्स फाइंड करें और इन्वर्स फाइंड करके तो फिर इस इक्वेशन सिस्टम को सॉल्व करवाएं। अब पूरा ये लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा। पहले तो वही तरीकाकार है, इक्वेशंस पड़ी हुई हैं, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। जहाँ पे जेड नहीं है वहाँ पे वो 0 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी एक्स नहीं था तो एक्स 0 आ गया, ठीक है, बाकी वो चीज़ें मौजूद हैं उसी तरह से। अब चूंकि हमें ए का इन्वर्स बनाना है, तो इन्वर्स का तरीकाकार क्या था कि हमें उसका पहले डिटर्मिनेंट चाहिए, फिर एडजॉइंट चाहिए। तो डिटर्मिनेंट भी हम पीछे करते आ रहे हैं, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लिया तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास -2 आ गया, ठीक है। अब असल काम है एडजॉइंट लेने की तरफ, और उसके लिए आपको पता है कि हमें वो क्या करना है, कोफैक्टर्स बनाने हैं। कोफैक्टर एक दफ़ा फिर रिपीट कर लें, वरना 4.2 में हमने किया था कि अब देखें ये जो 9 के 9 एलिमेंट्स हैं, इन पोजीशनों के सब के 9 के 9 हमने कोफैक्टर बनाने होते हैं। ये 1 है तो इसके कोफैक्टर का नाम होता है कैपिटल A11, ठीक है। अगले इस वाले का नाम होता है A12, इस वाले का नाम A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, ऐसे 9 हमने कोफैक्टर्स बनाने हैं। इस वाले का अगर कोफैक्टर बनाना है A11 तो हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, इन एलिमेंट्स को लिख लेना है। जब इसका हमने कोफैक्टर बनाना है तो इसका ये कॉलम और ये छोड़नी है, ये एलिमेंट। जब इसका बनाना है तो फिर ऐसे और ऐसे छोड़ेंगे, इन एलिमेंट्स को लेंगे। जब इस अब देखना बारी बारी, पहले 1 2 3, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इधर, फिर इधर इधर इधर, ऐसे ऐसे ही जाना है। तो जब 3 पे पहुंचेंगे तो फिर उसी तरह ऐसे रख के देखा करें, तो जो एलिमेंट्स बचते हैं वो आपने लिख देने हैं। मिडल वाले पे आएंगे तो क्रॉस, ये जो बाहर वाले हैं वो आ जाएंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से करके ये देखें आपके सामने कोफैक्टर्स जो हैं वो सारे बने हुए हैं। अब अगेन कोफैक्टर बनाते हुए मैंने बताया था प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है, तो हमेशा टोटका ये है कि प्लस से स्टार्ट ले लें। A11 है ना, तो 1 और 1 मिलके 2 होता है, तो 2 ज़ाहिर है इवन है, तो इवन में प्लस आता है बाहर, तो प्लस माइनस माइनस करते चले जाते हैं, एक दफ़ा प्लस फिर माइनस। तो हम ज़रा कैलकुलेशन करते जाएंगे, A11, A12, A13, और उनके सारे माइनर्स लिखते जाएंगे, उनको हल करते जाएंगे, ठीक है। ये आपके सामने मौजूद हैं, ये बड़ी प्रैक्टिस की हुई है। माइनर मैंने बता भी दिया कैसे कैसे लेने हैं। अगर बाहर माइनस आ गया तो उससे भी अंदर मल्टीप्लाई करवा लेना है, ठीक है जी। इस तरह से एलिमेंट सारे आपको ये 9 के 9 मिल गए। अब जब आपने एडजॉइंट लिखने लगना है तो एडजॉइंट में ये सारे माइनर्स लिख के उसका ट्रांसपोज लिया जाता है। अब माइनर्स कैसे लिखेंगे, पहला माइनर 1 है, अगला 3 है, अगला 3 है, ये पहली रो बनती है 1 3 3, इसको पहली रो बनाएं। आगे -1 ये सेकंड रो बनेगी, 3 5 7 हमारी थर्ड रो बनेगी। तो इस तरह से करके हमारा जो एडजॉइंट है वो हम उसको लिखेंगे। तो ये देखें, पहले वही मैंने फार्मूला लिख दिया है 1 3 3 -1, ठीक है। ऊपर ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज में फिर इनको आपने कॉलम वाइज ले आना है। तो अब ये एडजॉइंट बन गया, ठीक है। अब जब एडजॉइंट बन जाए तो फिर इन्वर्स का जो फार्मूला है फिर हम वहाँ लगाते हैं। 1/a डिटर्मिनेंट हमने -2 निकाला था, साथ उसका एडजॉइंट जो हमने ये फाइंड किया है। अब ये इन्वर्स आ गया, अभी हमने सिर्फ इन्वर्स नहीं था चाहिए, हमें सोल्यूशन चाहिए। तो हम फिर क्या करते हैं, इन्वर्स को b से मल्टीप्लाई करवाते हैं। x = a इन्वर्स b, ये 9-10 में भी हमने किया हुआ है। तो a इन्वर्स को दोबारा सारा लिख के और उसके साथ जो b वाला एलिमेंट था हमारा मैट्रिक्स वो हम लिखेंगे, और इनको फिर मल्टीप्लाई, बाहर वाले को बाहर रखें क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ज़रा ईजी हो जाती है। सो पूरी रो पूरा कॉलम 1 के साथ 1 -1 4 -4, 3 1 3, ऐसे। फिर ये पूरी रो, ये कॉलम 3 1 पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, एंड सो ऑन। तो ऐसे अब इनको अंदर हल कर लें, ठीक है। बाहर में 1/2 है उसको साथ रखें, और फिर अंदर 2 2 आया है, बाहर वाला -1/2, 2 जाके डिवाइड करेगा, माइनसेस भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 1 0। ऊपर वाली चीज़ x है, नीचे मिडल वाली y है, नीचे वाली z है, तो वैल्यूज़ हम लिख देंगे। इस तरह से इन्वर्स के ज़रिए से हमने आंसर बनाना है।
ये इसका सेकंड पार्ट है। अब जाहिर है जैसे फर्स्ट पार्ट किया बिल्कुल वैसे ही रिपीट करते जाना है। ये हमारे पास जाहिर है अब इसमें x1 x2 x3 आ गए हैं वेरिएबल्स, तो कोई बात नहीं है वैसे ही बनाएं, कोएफिशिएंट्स को लिखें। ठीक हो गया, 304 को लिख लिया, ये हमारा b है जिसने एंड पे जाके मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, ये a है। अब जाहिर है a का वही बात कि x इज इक्वल टू a इनवर्स b होता है, तो a इनवर्स हमने फाइंड करना है, उसका ये फार्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। तो उसके लिए हमें a का हमें डिटर्मिनेंट पहले चाहिए। ठीक है, डिटर्मिनेंट हमने बना लिया 36। फर्स्ट रो की हेल्प से अगेन हमने उसको एक्सपेंड कर लेना है। ठीक हो गया, उसके बाद सारे देखें को फैक्टर्स a11 a12। हल्का सा बता दूं, इस 2 का को फैक्टर बनने लगा है a11 का, तो ये एलिमेंट्स आएंगे, ये देखें वो लिखे हैं। ठीक है, जब हमने इस 1 वाले की पोजीशन का बनाने लगा है ना, a12 होता है, तो ये और ये छोड़ के 1 -3 -2 2 वो देखें ऐसे एंड सो ऑन। ठीक हो गया, प्लस माइनस करते जाएं तो 4 4 8 आ जाएगा, -5 13 -1 -17 और 7 और फिर लास्ट पे एंड वाला 5 आएगा। इनको फिर वही बात रो वाइज जो है इनको लिख लें, फिर इनका ट्रांसपोज ले लें, 4 4 8 इधर को, -5 13 इधर को, और इन्वर्स बनाएं 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट। फिर x इज इक्वल टू a इनवर्स b है, a इनवर्स लिख के उसके साथ b जो हमारा मैट्रिक्स था 304 उसको लिखें। अब 1/36 बाहर रखें, मल्टीप्लाई करवाएं, उसी तरह से आपके सामने है -32। अब 36 सबको जाके डिवाइड करेगा 4 के टेबल में सारे डिवाइड होते हैं, तो अल्टीमेटली 8/9 10/9 11/9 ये हमारे आंसर्स बन जाएंगे। ये इसका थर्ड वाला पार्ट है। इसमें देखें x y था तो z 0 था, इसमें x और z है तो y 0 था, इसमें y और z था तो x 0 था, तो मैंने तरतीब प्रॉपर उसी तरह से लगा दी है। और 1 2 एंड 0 1 0 एंड 2 इस तरह से करके वो आपके इसके कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे। x y z 2 1 -1 ज़ाहिर ये आ गया। अब आपके सामने है a का डिटर्मिनेंट हम ले रहे हैं 8, फिर कोफैक्टर्स a11 का a12 का वो 2 6 4 3। ठीक है, ये आपके सामने है, मैंने कहा जस्ट एक दफ़ा दिखा देता हूँ आपको क्योंकि ये सारी अब आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है, तो a2 2 2 3 वो सारे आ गए, तो उनको अगेन जो है वो रो वाइज जो है वो लिख लें, ट्रांसपोज लें, तो ये हमारा एडजॉइंट आता है। एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट को इकट्ठा करें तो वो उसका इन्वर्स बनता है। जब इन्वर्स बन गया तो अब इस इन्वर्स को हमने b से मल्टीप्लाई करवाना है। सो देखें आपके सामने b से हम उसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं, सोल्यूशन निकाल रहे हैं, अंदर सारे 8 8 आ गए हैं, बाहर वाले 8 से वो डिवाइड होगा, तो तीनों का आंसर 1 1 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व बाय रिड्यूसिंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स टू एचेलॉन फॉर्म एंड द रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। अब कहते हैं ये सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 5, इसको जब सॉल्व करवाना है इन इक्वेशंस को, तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म बना के तो एचेलॉन फॉर्म एंड रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म दोनों तरीक़ों से हल करें। रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म ज़्यादा इजी हो जाता है क्योंकि उसमें आपके पास चूँकि 1 1 आता है, बाकी सारे ज़ीरोज़ हैं, तो डायरेक्टली आंसर मिल जाते हैं। पीछे मैंने आपको वो दिखाया भी था। लेकिन जो एचेलॉन फॉर्म है उसमें एक वेरिएबल का आंसर सिर्फ निकलता है, उसको फिर दूसरी एक इक्वेशन में पुट कराते हैं, उसको हल कराते हैं, फिर उसको तीसरी में, वो लंबा काम हो जाता है। तो एचेलॉन फॉर्म थोड़ा सा मैं कह सकते हैं थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है या लेंथी काम है। रिड्यूस जो है वो ज़्यादा ईजी हो जाता है क्योंकि उसमें एक स्टेप और करना है तो आंसर बन जाना है। तो बहरहाल तो अभी ये जो पार्ट नंबर 1 और 2 मैंने किया है ये डायरेक्टली मैंने रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में जाके आंसर निकाल दिया है, लेकिन जो पार्ट 3 मैंने किया है उसमें मैंने दोनों तरीके आपको दिखा दिए हैं। ठीक है, अगर आपको ये एचेलॉन फॉर्म बेहतर लगेगा आप उस तरह से कर लीजिएगा, वो मैंने करवाया है 3rd पार्ट में, वहाँ पे डिटेल में आपको समझा दूंगा। तो फिलहाल इसको हमने रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बनानी है। सो देखिए हमारे पास जाहिर है कि ये है इक्वेशन बनी हुई है, नॉन होमोजीनियस है, हमने इसको जाहिर है कि वो मैट्रिक्स फॉर्म बना लेनी है, AXB नाम रख लेना है। अब हमें क्या करना है कि हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है कि हमारे पास ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है इसके साथ B मैट्रिक्स को मिला के एक नया मैट्रिक्स जो है वो डेवलप कर लेंगे। तो ये आपके सामने ये देखें आ गया, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखा और साथ B के जो एलिमेंट्स थे वो लिख लिए, साथ डॉट डॉट लगा लिया। अब इसके ऊपर वही सारे प्रोसेसेस जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे इन्वर्स फाइंड करते हुए वो सारे हम इस पे करेंगे।
देखें पहला एलिमेंट 1 मौजूद है, इसकी मदद से बाकी नीचे वालों को 0 करना है। तो वही बात कि यहाँ 2 है तो आप -2 से रो नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और रो नंबर 2 में ऐड करवाएंगे। ये देखें R2 - 2R1। इसी तरह से 5 है तो -5 से मल्टीप्लाई करके R नंबर 3 के अंदर ऐड होगा, तो R3 - 5R1 वो लिख लेंगे और वो साथ कर देंगे। -2 1 ज़ा 2, इसमें ऐड हुआ 0, -2 2 ज़ा 4, 3 - 4 करेंगे -1, ठीक है। -2 से करेंगे 4 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। -2 से करेंगे तो 2, 2 और 1 मिलके देखें 3। इसी तरह से ये नीचे वाली भी रो हमारी बन जाएगी जब हमने -5 से करना है, ठीक है ऐसे। और फिर वही बात कि यहाँ 1 बन गया तो अब यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो डिवाइड तो किसी चीज़ से नहीं करना, सिर्फ साइन चेंज करना है। तो ये जो रो नंबर 2 है इसका साइन चेंज करेंगे -R2, ठीक है। बाकी रो नंबर 1 और रो नंबर 3 ऐसे ही आएगी तो इसके साइन चेंज हो गए। अब वही बात कि 1 के ऊपर और नीचे 0 करें। अगर आप एचलॉन फॉर्म बना रहे होते हैं, पीछे भी मैंने समझाया कि आपने ऊपर वाले 2 को 0 नहीं करना, आपने सिर्फ नीचे वाले को करना है, उसको छोड़ देना है, ठीक है। इसी तरह इसको 1 करना है तो फिर उसके ऊपर वालों को 0 करना ही नहीं है, तो उस पर स्टेप कम हो जाते हैं। लेकिन फर्दर अगला हाल करना वो अगेन लेंथी हो जाता है। तो बहरहाल दोनों तरीके हैं। तो अभी हम यहाँ पे रिड्यूस्ड वाला कर रहे हैं, तो 1 के ऊपर और नीचे 0 हमने करने हैं। फिर वही -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड करवाएंगे। सो देखें -2R2 और R1 में ऐड, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें ऐड करा लेंगे, ठीक है वो सारा। तो ये देखें मैंने किया है उसको सारा, तो यहाँ -23 आ गया। अब 1 1 है, यहाँ 1 करना है तो -23 पे डिवाइड करेंगे R3 को। तो देखें डिवाइड किया और हमारे पास ये आ गया। अब आखिरी स्टेप के इस 1 के ऊपर ज़ीरोज़ करने हैं, तो -8 से मल्टीप्लाई करके इसमें आपने ले जाना है R1 में, ठीक है। R3 को -8 से मल्टीप्लाई करके R1 में, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करके R2 में। वो देखें ऐसे लिख लेंगे और साथ कर लेंगे उसको जो भी। अब इसमें देखें ना ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, इधर एक एक चीज़ ही है जिसकी आप आपस में ज़रबे ज़ुरबे और वो करना है, ठीक है। बाकी तो ये सारा इधर हो जाएगा। तो इधर देखें बन गया। अब ये ज़ाहिर है हमारा x1 का कोएफिशिएंट यहाँ से, ये x2 का है यहाँ से x3 का, तो x1 की वैल्यू 19/23 मिल जाएगी, x2 की वैल्यू -9/23 और x3 की वैल्यू 12/23। तो एचलॉन फॉर्म से जो होने वाला है वो थर्ड पार्ट में कराऊंगा। तो बहरहाल इस तरह से ये आंसर्स हमें मिल जाते हैं। अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें वेरिएबल्स x y z हैं, कोई मसला नहीं है, बाकी कोएफिशिएंट्स ही लेने हैं, 1 2 2 2 1 3 और 1 2 1 -1, ठीक है। इधर से ये 2 3 7 वो सारे हमने लिख लिए। अब नेक्स्ट वही कि हमने जी इधर 1 होना चाहिए, वो पहले से ही मौजूद है। अब इन दोनों को 0 करना है, तो -2 से मल्टीप्लाई करके R1 को और इनमें ऐड, ठीक है। -2 से मल्टीप्लाई करके R2 और R3 में ऐड, तो वो आपके सामने देखें 0 0 बन गए, ठीक है। अब वो सारी कैलकुलेशन मैं नहीं बता रहा, वो सिंपल काम है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी तो फिर ओके है। तो अब वही बात कि यहाँ 1 होना चाहिए, तो आप इसको फिर किस पे डिवाइड करेंगे, 3 पे, -1/3 -1/3 R2, ठीक है। और यहाँ पे ओवर में 3 आ जाएगा, वो तो 1 हो जाना है। अब इसके ऊपर नीचे 0 करना है, उसी तरह इसको -2 से मल्टीप्लाई करें उसमें, ठीक है। और ये सिंपली ऐड करेंगे तो 0 हो जाना है, ठीक है। तो सिंपली ऐड किया तो ये देखें ये साथ साथ ये बनते चले जाएंगे। अब यहाँ 1 करना है तो फिर -1/3 R3 करें, तो 1/3 से करेंगे। अब इसकी मदद से ऊपर दोनों 0 करना है, ये पहले से है, बस इसको करना है। तो इसका साइन चेंज करके उधर ले जाए, तो उसने 0 हो जाना है। इसका साइन चेंज करेंगे तो प्लस का 10/9 10/9 प्लस 4/3 करें 22/9, ठीक है ऐसे। तो बस ठीक है, ये वैल्यूज़ मिल गई। तो x1 की वैल्यू 22/9, x2 की 1/3, x3 की वैल्यू -10/9। तो वो आपने आगे उसको जो है वो वैल्यूज़ दे देनी है, ठीक है इस तरह से। और थर्ड पार्ट भी ज़ाहिर है ऐसे ही करना है, उसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं, 1 मौजूद है, इनको 0 करें, ठीक है। मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ, ज़ीरोज़ हो जाएंगे। फिर इसको 1 करने के लिए -1/7 R2, बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं। अब यहाँ मैंने चूँकि आपको बताया था ना कि ये मैं आपको एचलॉन फॉर्म बना के दूंगा, तो इस 1 की हेल्प से ऊपर 0 नहीं करना, सिर्फ नीचे 0 करना है। तो 11 से मल्टीप्लाई करके नीचे ऐड करा दें, तो सिर्फ यही लिखना है 11 R2 और R3, तो ये तो 0 हो जाएगा। 11 से इसको करेंगे, 11 4s are 44, 44/7, 44/7 -4, ये कैलकुलेटर में आप करें 16/7। फिर 11 से इधर आए, 11 5s are 55, -55/7 +6 कैलकुलेटर में, ठीक है। तो वो आपको मिल जाएगा ये -13/7। अब फिर वही बात कि इधर 1 होना चाहिए, तो इसको 1 कर लेते हैं। तो 1 करने के लिए 7/16, इसी का उल्ट कर दें, 7 ऊपर ले आए 16 नीचे ले आए, तो 7/16 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखिए ये है एचलॉन फॉर्म,
ऊपर वाले 4 1 और इसको 0 नहीं किया हमने। तो यहीं से अब हम आंसर की तरफ जाएंगे। अब क्या होगा कि ये जो नीचे वाला है ये एक सिंगल आंसर हमें दे रहा है। थर्ड वेरिएबल x3 था, तो हम लिखेंगे x3। अब ये बराबर, असल में इसको दोबारा इक्वेशन की शक्ल बनाते हैं। कैसे? x1 4x2 1x3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे x1 खत्म हो गया, x2 1x2 प्लस 4/7x3 इज इक्वल टू -5/7 और x3 इज इक्वल टू -13/7। तो x3 की वैल्यू ये मिल जाएगी। बाकी वो दोनों इक्वेशनें आपने लिखी होंगी, ये देखें ऐसे करके आपने वो इक्वेशनें लिख लेनी है। अब x3 की वैल्यू को पकड़ के यहाँ पुट करेंगे तो x2 निकलेगा, और जब x2 भी निकल आएगा तो 2 और 3 की वैल्यू यहाँ पुट करा के फिर x1 निकालना है। तो x2 इज इक्वल टू, अब जाहिर है ये उधर जाके माइनस होगा ना, तो उधर जाके माइनस और साथ x3 की वैल्यू भी पुट करा दी। इनको थोड़ा हल किया, हल करा के तो देखें x2 की वैल्यू -1/4। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन में x2 की जगह पे -1/4 और x3 की जगह पे -13/6, और ज़ाहिर है वो साथ ये भी करना है ना, दोनों को उठा के उधर ले जाना है। तो 2 माइनस ये तो 2 माइनस ये वैल्यूज़ लगाएं, माइनस माइनस प्लस किया, एलसीएम्स वगैरह जो भी हैं, तो x1 की वैल्यू तो एचेलॉन फॉर्म से इस तरह से चलते हैं, तो वो ऐसे हमें आंसर्स मिल जाएंगे। लेकिन अब लेट्स सपोज कि आप इसको रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, तो आपने ये जो लास्ट जहाँ पे एंड किया था यहाँ पे एचेलॉन फॉर्म पे, इसी को दोबारा लें और इस 1 की मदद से इनको 0 कर दें, इस 1 की मदद से वहाँ पे 0 कर दें। लेकिन पहले किसको करना है? पहले इसकी, क्योंकि शुरू से स्टार्ट लेते हैं ना, तो 1 से ये हो गए हुए हैं, तो अब यहाँ पहुँचे हैं, तो यहाँ से ऊपर नीचे करना था, तो नीचे वाला तो हो गया हुआ है, तो इसको माइनस ख़त्म कराना है। तो पहला स्टेप ये होगा, अगला स्टेप इनका होगा, तो वो देखें हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो उस वाले को हम ले आए, अब इस 1 की मदद से इसको 0 करना है, तो -4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड, ठीक है, -4R2 और इसमें वो हो जाएगा। तो फिर अब इस 1 की मदद से इनको 0, मसलन ये -9/7 है, तो आपने इसको 9/7 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड, तो 9/7 और ये इसको भी 9/7 रफ में कर लें, जो बने उसके साथ इसको इकट्ठा कर लें। ठीक है, वो मैंने किया है। तो ऐसे आंसर बनेंगे, और ऐसे भी देखिए वही आंसर्स आएंगे। तो चाहे आप इस तरीके से करें चाहे इस तरीके से करें, दोनों तरह से देखें वही सेम आंसर आता है। तो बहरहाल ये एचेलॉन फॉर्म से, ये रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म से आंसर बनता है। अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी इक्वेशंस हैं, लेकिन अब ये होमोजीनियस है। पीछे वाली नॉन होमोजीनियस थी, क्योंकि बराबर के इस तरफ नंबर्स थे और वो नंबर साथ साथ चेंज होते जाते थे और अल्टीमेट आंसर बन जाता था। लेकिन यहाँ पे 0 0 है, तो समझ लें कि कैलकुलेशन पीछे वाले सवालों से थोड़ी सी आसान हो जाएंगी, ज़्यादा ही आसान हो जाएंगी वैसे। तो बहरहाल इसको भी कहता है कि इसी मेथड से करें। गाउसियन एलिमिनेशन मेथड यही है कि आप इसको एचेलॉन फॉर्म या रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म की शक्ल में ले जाएं। एचेलॉन में, रिड्यूस से गलत हो जाएगा काम, एचेलॉन से बेहतर होगा, वो मैं बताता हूँ कि क्यों। तो आपने वही उसी तरह इसके कोएफिशिएंट्स लिखने हैं, डॉट डॉट लगा के, ज़ाहिर है इधर ज़ीरोज़ हैं तो आपने ज़ीरोज़ लिख लेने हैं। वही प्रोसेस रिपीट करना है। 1 है तो उसकी हेल्प से इनको 0 करना है। -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करें, -5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करें, वो साथ लिख दें, वो साथ कर लिया काम। फिर यहाँ पे 1 करना है तो इसको 7 पे डिवाइड कर दें, -1/7 पे -1/7 कर दें, वो बन गया। अब इसकी हेल्प से बस नीचे 0 कर लें, ठीक है, जस्ट ऐड करवा लें, ठीक है। 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 - 9/7 वो 2/7 बन जाएगा। ऐसे यहाँ पहुँच जाए, फिर इसको 1 कर लें, ठीक है, इसको 1 कर लें। ऊपर वालों को नहीं करना, सिर्फ एचेलॉन फॉर्म बनानी है क्योंकि सोल्यूशन देना होता है। तो ऐसे करके ये देखें वो भी 1 हो गया क्योंकि 7/2R3 कर दिया, हो गया। अब इसको वापस जो है ओरिजिनल फॉर्म में लेके आए। ये XYZ था तो फिर ज़ाहिर है ये 1x यहाँ वैसे मैंने लिखा नहीं है और नीचे लिखा है, स्टेप बाय स्टेप लेके गया हूँ ना। पहले मैंने इसको लिखा है Z = 0, ठीक है, जिसका आंसर आ गया। तो वो आंसर आ गया। अब इस वाली इक्वेशन पे आ जाएं, यहाँ y है 1y - 9/7z = 0। अब z की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। और इसी तरह जब फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे 1x + 4y - 2z = 0, वो आपने लिखना है। y और z 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी 0। तो इसका ट्रिवियल सोल्यूशन जो है वो आ रहा है 0 0 0। बाज़ का आता है, बाज़ का नहीं आता। अब आगे एक आध सवाल है जिसमें 0 0 नहीं आएगा, और वो क्यों नहीं आएगा उसकी रीज़न है। तो बहरहाल ये इस तरह से ही होना है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है। लेकिन इसी तरह से जब हम सेकंड पार्ट करेंगे वही सब कुछ लिखेंगे, AB मैट्रिक्स बनाएंगे, इस 1 की मदद से इनको 0 करेंगे, ठीक है, साथ रिलेशंस लिखेंगे, ठीक है, -2R1 - 3R1 वो किया हमने। ये हमारा यहाँ पे 7 है,
ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि यहाँ चूँकि 7 है, -7 तो -1/7 R2 कर लें, और ये भी वैसे चूँकि सेम है तो इसको भी -1/10 कर लें साथ, तो वो भी 1 1 हो जाएगा, वो भी 1 1 हो जाएगा। अब ज़ाहिर है इस 1 के नीचे 0 करना है ना, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाएं बस, 1 - 1 0, 1 - 1 0। तो देखें अब यहाँ प्रॉब्लम ये आई है कि नीचे वाली रो सारी ख़त्म हो गई है। अब सारी ख़त्म हो गई है तो z की वैल्यू कहाँ से लेंगे, या उसकी जो एचिलॉन फॉर्म बननी है तो उसमें यहाँ पे तो 1 आता है, वो आया ही नहीं है। लेकिन बहरहाल यहाँ तक आंसर आया है। अब इसको इक्वेशन बनाएं, 1x1 4x2 + 2x3 = 0, और दूसरे वाले की इक्वेशन बनाएं x2, क्योंकि ये सेकंड की जगह पे है ना, x2 + x3 = 0। अब हमारे पास सिर्फ ये इक्वेशन है। अब देखें रूल होता है मैथ में कि जितने वेरिएबल्स हों उतनी ही इक्वेशंस होनी चाहिए, फिर वो आंसर प्रॉपर निकलता है। अब हमारे पास इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है, तो फिर यहाँ पर क्या करते हैं कि किसी एक वेरिएबल को लेट कर लेते हैं समथिंग न्यू, कि लेट सपोज जी x3 जो है ना उसका आंसर हमें नहीं पता, हम सपोज कर लेते हैं उसका आंसर t है। इसी तरह से इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस निकलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। तो x3 को आपने t कह लेना है, उससे क्या होगा, x3 तो हो गया t, अब यहाँ पुट कराएं तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, t उठ के उधर जाएगा -t, तो x2 की वैल्यू -t आ गई, तो t की शक्ल में आंसर्स में निकालेंगे। x3 ये आ गया, x2 -t आ गया। अब x3 और x2 की वैल्यू यहाँ पुट कराएं फर्स्ट इक्वेशन में, तो जब फर्स्ट इक्वेशन में पुट कराएंगे x2 x3 की जगह पे, तो इसको देखें 4t 2t, 4 में से 2 निकालें, 2 2 उधर जाके पॉजिटिव, तो x1 जो है वो 2t आ जाएगा। तो x1 की वैल्यू 2t, जो x2 था वो -t आया, और x3 की वैल्यू t। अब ये आंसर है। अब ये आंसर जो है वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि इसमें t की जगह 1 लगाएं तो कुछ और आंसर, 2 लगाएं कुछ और आंसर, तो इसलिए ये हमारे पास जो है ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस ये भी होते हैं, ट्रिवियल ही हैं लेकिन 0 के अलावा हैं इनफाइनाइटली मैनी वाले। और ये हमारा थर्ड पार्ट है, इसमें भी ज़ाहिर है उसके कोएफिशिएंट्स लिखेंगे, 0 0 लिखेंगे, अगेन इस 1 की मदद से इनको 0 करेंगे, साथ मैंने देखें प्रोसीजर लिख दिया है। और यहाँ पे भी देखें ये दोनों सेम होते जा रहे हैं, इनको भी, इसको भी 1/3 पे डिवाइड कर दें, इसको भी -1/3 पे, दोनों को -1/3 पे डिवाइड कर दें, तो ज़ाहिर है कि ये 1 1 हो के और उधर 2 2 हो जाएगा। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट जब कराएंगे तो इसने 0 0 हो जाना है, तो एग्जैक्टली जो सेकेंड पार्ट वाला जो प्रोसीजर है ना वही लग जाना है कि ये सारे 0 हो गए। इसको वापस इक्वेशन की शक्ल दें, x1 + 2x2 - x3 = 0, x2 - x3 2x3 = 0। अब अगेन चूँकि 2 इक्वेशन हैं, वेरिएबल 3 है, तो x3 को t लेट कर लें, उसको यहाँ पुट करें तो -2t, उधर जाके x2 की वैल्यू +2t। अब x3 t है और x2 जो है वो 2t है, तो वो दोनों यहाँ पुट करा के x1 हम फाइंड कर सकते हैं, तो वो देखें करके वो -3t, तो फिर अल्टीमेट सोल्यूशन -3t, क्योंकि ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। तो ऐसे ये इसके नॉन ट्रिवियल इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हम दे सकते हैं। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन जो है वो 6 सवाल हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब यहाँ क्या करना है जी, अ ट्राइंगल। अब यहाँ तक देखना जो बेसिक सवाल थे या तरीके थे वो सारे हमें समझ आ गए। अब हम उसने इसकी एप्लीकेशनों की तरफ जाना है कि ये चीज़ कहाँ अप्लाई होती है। अ ट्राइंगल हैज़ वर्टिसेस ऑफ एट A, B एंड C। ज़ाहिर है ऐसे करके ट्राइंगल होती है ना, तो ट्राइंगल की जो कोने हैं उनको वो वर्टिसेस कह रहा है, तो उनके पॉइंट्स गिवन है जी, ये एक 4 1 है, ये -2 5 है, ये C0 3 है, -3 है, तो बहरहाल ये उसकी लोकेशन उसने बताई हुई है। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द रिफ्लेक्टेड ट्राइंगल। इसका रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है कि जी इस पर रोशनी मारते हैं तो रोशनी मार के आगे उसका साया बनेगा, ठीक है। तो वो रिफ्लेक्शन जो है वो किसी एक डायरेक्शन में होना होता है, x एक्सिस, y एक्सिस, या अगर z एक्सिस भी है तो नॉर्मली x एक्सिस और y एक्सिस ही लिए जा रहे होते हैं। अब यहाँ कहता है रिफ्लेक्शन बनाना है y की तरफ, तो वो शुरू में थ्योरी में बताया था कि y एक्सिस का जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है ये हमें याद करना है, -1 0 0 1। जब x एक्सिस के लॉन्ग करते हैं तो मेरे ख्याल में यहाँ -1 था, उधर 1 था, तो वो देख लीजिएगा, वो थ्योरी में मैंने बस समझाया। तो बड़ा इजी सवाल है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आपने बना लेना है। ये जो पॉइंट्स है ना A, B एंड C, उनको ऐसे क्या इसको कहते हैं, मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स की शक्ल में लिख लें, 4 1 -2 5 0 इस तरह से करके। अब क्या होगा ट्रांसफॉर्मेशन में, ये होगा कि इस मैट्रिक्स के से इन तीनों को बारी बारी बस ज़रब दिला दें, यानी ये मैट्रिक्स लिखें पहले और नया जो बनना है उसको A डैश कह लें, तो वो मैट्रिक्स लिखें और उसके साथ ये जो A मैट्रिक्स हमारा बना है 4 1 उसको लिख लें। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन है, रो 1 कॉलम -4 हो जाएगा, 0 1 0 हो जाएगा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो देखें आंसर आ जाएगा -4 0। एक्चुअल वो A क्या था 4 1,
और अब ए डैश क्या आ गया -4, और सॉरी 0 नहीं आया 1 है, ये बाज़ बगा मिसिंग हो जाती है, यहाँ 1 है, -4 1, तो 4 -4 हो गया। इसी तरह बी डैश जो होना है उसको भी उसी तरह से मल्टीप्लाई, यानी ये वाले को ठीक है वो करके करें तो 2 और 5 आ जाता है। इसी तरह सी डैश जो है उसको जो है सी वाले पार्ट को उसको ट्रांसफॉर्मेशन वाले से मल्टीप्लाई, तो उसका आंसर ये आ जाता है। तो ये जो तीनों आंसर्स हैं उनको दोबारा से एक ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल दिखते हैं, -4 1 ऐसे करके, ये फिर 1 था ठीक है, 2 और 5 को ऐसे, 0 और -3 को ऐसे, तो ऐसे करके दोबारा से लिख दें। तो जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से आपने इनको ज़रब देनी होती है और वो कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो जो कोडिंग है, कोडिंग में भी बेसिकली यही काम उसने हमें सिखाया हुआ है। तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें। द पॉइंट ए इज मैप्ड टू दिस वन, कि ए पॉइंट हमारा ये, अब ये 3 डायमेंशनल है, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जी कोऑर्डिनेट भी है ठीक है, बाय द स्केलिंग मैट्रिक्स पी, यानी कहता है इस मैट्रिक्स को यूज करते हुए हमने ये बनाया है। अब ये रिवर्स प्रोसेस करवाने लगा कि कोई अगर ए हमारा था पॉइंट, अब उस पॉइंट का रिफ्लेक्शन या वो चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन हमने बनाई और ट्रांसफॉर्मेशन ये आई हुई है, और किसके ज़रिए ट्रांसफॉर्मेशन की, वो ये वाला है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो इन दोनों को यूज़ करते हुए जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स हैं उसके वो फाइंड करने हैं। तो रिलेशन क्या होता है कि ओरिजिनल को ट्रांसफॉर्मेशन वाले से ज़रब देते हैं तो आंसर आ जाता है पी ए इज इक्वल टू ए डैश, ठीक है, यहाँ पे असल में पी ए आना चाहिए था, गलती हो गई, ए इस साइड पे होता है क्योंकि पी यानी कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो शुरू में होता है और दूसरा आगे होता है ठीक है। तो इस तरह से करके अब देखें ओरिजिनल जो है उसी से मल्टीप्लाई होके आता है ना, देखें जैसे पिछले पार्ट में किया कि भाई ओरिजिनल जो चीज़ थी उससे ट्रांसफॉर्मेशन को मल्टीप्लाई किया तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वाली जो चीज़ है वो आ गई। अब उस सवाल में उसने ये दिया हुआ है और हमें यहाँ वाला फाइंड करना है, तो फिर जाहिर है कि इसने फिर उसकी जगह आ जाना है, उसने उधर आ जाना है। तो फिर ऐसे हमारा होगा कि ये जो एक्स वाई जेड है जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे मौजूद है उससे इसने मल्टीप्लाई होना है और जाहिर है कि जो आंसर आता है वो उधर आ जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी रो को पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई, -5x 0y 0z, तो वो लिखते ही नहीं है, -5x इज इक्वल टू दिस वन। इसी तरह -5y इज इक्वल टू 20 बनना है, -5z इज इक्वल टू -5 बनना है। 3 सीधी सीधी इक्वेशनें बननी है, यहाँ से आप x y z निकाल सकते हैं, -5 से डिवाइड जाके करवा दें तो देखें x और y और z की वैल्यूज़ आ जाएंगी और वो ओरिजिनल हमारा जो फिर पॉइंट आएगा वो ये वाला होगा। यानी इस ओरिजिनल पॉइंट को अगर हम इससे मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर हमारा ये वाला बनता है जो ऊपर उसने सवाल में बताया हुआ था। अब आगे कोडिंग वाला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ द कर्व विद इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन के थ्रू हमने इमेज जो है उसकी बनानी है अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन विद एसोसिएटेड विद मैट्रिक्स दिस वन। ट्रांसफॉर्मेशन होगी और किसके ज़रिए से ट्रांसफॉर्मेशन होगी, इसके ज़रिए से जो मैट्रिक्स बना हुआ है ठीक है। अब ना हमें ओरिजिनल का पता है और ना जो बनना है उसका पता है, तो हम क्या कहते हैं ओरिजिनल वाले को, अब ज़्यादा गलतियाँ उल्टियाँ बीच में होती हैं, ओरिजिनल वाले को हम एक्स और वाई कह देते हैं और जो ट्रांसफ़र होना है उसको एक्स डैश वाई डैश कहते हैं। पीछे भी डैशों के ज़रिए से शो कराया था और किसने ट्रांसफ़र करना है वो इसने करना है, ट्रांसफॉर्म जो करना है तो तब्दील करना है वो इसने करना है। तो तरीकाकार क्या होता है, ओरिजिनल को और इसको ज़रब देंगे तो ये आएगा, ये फार्मूला टाइप बन जाता है। तो देखें ये इसको लिखा, ओरिजिनल वाले को उसके साथ लिखा जैसे 8वें सवाल में भी हमने पीछे किया, और जो आंसर बनना है वो एक्स डैश वाई डैश होना है। अब ये हमारे पास एक फार्मूला टाइप बन जाएगा कि भाई इस तरीके से काम होता है, ऐसे किया था पिछले पार्ट में। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएं, 1x + 2y इज इक्वल टू एक्स डैश, ठीक है, पूरी रो को पूरे कॉलम से। इसी तरह ये रो इससे मल्टीप्लाई होगी 3x 4y इज इक्वल टू वाई डैश। अब ये दो इक्वेशनें बन गई। अब हमें चूंकि ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बनानी है यानी एक्स डैश वाई डैश की शक्ल में बनानी है तो फिर हमें एक्स डैश वाई डैश का आंसर चाहिए। तो उसमें फिर आप इनको देखें, पहली इक्वेशन में से आप एक्स की वैल्यू लें, 2y को उठाएं उधर ले जाएं, ठीक है। अब ये जो एक्स की वैल्यू ना पुट करा दें यहाँ पे ताकि वो सारा एक्स और वाई ख़त्म ही हो जाए, सिर्फ रह जाए एक्स डैश वाई डैश। तो यहाँ एक्स की जगह पे ये वैल्यू, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू है ना, इसको उठा के इधर पुट कराएं, पुट कराई, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x डैश को उधर ले गए y डैश के पास और ये 4y में से 6y - 2y। अब y को अकेला करना है तो -2 जाके डिवाइड करेगा तो y की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो y किसके बराबर आ गया, तो वो देखें ये आ गया कि जी उधर जाके डिवाइड, -2 था तो माइनस से ऊपर मैंने साइन आगे पीछे चेंज कर दिए हैं उसके। अब ये y की वैल्यू, अभी y की वैल्यू टोटली x डैश y डैश में कन्वर्ट हो गई है, लेकिन x की वैल्यू अभी नहीं हुई। x की वैल्यू में x डैश -2y है
अब यहाँ y की वैल्यू जो आपने भी फाइंड की है वो आप इसकी जगह पे पुट कराएं, तो ये आप पुट कराएंगे तो x इज इक्वल टू एक्स डैश माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू लगा दी। अब इसको 2 कट जाता है, माइनस इनके साइन चेंज कर देगा, ठीक है, साइन चेंज हो गए और x डैश में से -3 कर दे -2। तो अब ये देखें x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू भी है, x की वैल्यू भी है। अब अपनी ओरिजिनल इक्वेशन पे जाना है जो उसने कहा था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ओरिजिनल इक्वेशन हमारी क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यह ऊपर पॉइंट ऐसे बने हुए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो y की वैल्यू ये वाली और x की वैल्यू ये वाली, वो आपने उनकी जगह पुट करा देनी है। और पुट कराने के बाद उसने सिंप्लीफाई नहीं किया, आंसर में उसने यहीं पे छोड़ दिया, तो वहाँ पे फिर यहीं पे छोड़ देते हैं। तो आंसर इसका यहाँ तक ओके है, इक्वेशन बन गई है x डैश y डैश की शक्ल में, यानी ट्रांसफॉर्म्ड की शक्ल में। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये कोडिंग वाला सवाल है, ये भी बड़ा इजी, बड़ा मज़े का सवाल है। कहता है यूज़ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को यूज़ करना है टू एनकोड द मैसेज कीप इट अप। अगले को मैसेज हम भेज रहे हैं क्या, कि कीप इट अप, भाई लगे रहो, अपने काम लगे रहो, तो इनकरेजमेंट के लिए। अब क्या है कि इस कीप इट अप को ऐसे ही नहीं भेजना, इसको एनकोडेड करके भेजना है। जब अगला उसको डिकोड करे तो उसको पता चले कि ये है, ठीक है। और साथ फिर इंफॉर्मेशन ये है कि ABCD वगैरह जो होती है, क्योंकि इसमें ABCD है ना, तो ABCD के रेलिवेंट नंबर्स क्या लेने हैं, 1 2 3, A का 1, B का 2, C का 3, D का 4 और अल्टीमेटली Z पे जाएंगे तो 26 26। तो उस तरह से कहता है वो नंबर्स हैं। तो अब आप चलें, अब हमने जो जब सोल्यूशन निकालना स्टार्ट करना है तो हमने लिख लेना है कीप इट अप। अब K की वैल्यू 11 बनती है, वो आप उंगलियों में करके देख लें, ABCD वो गिनते जाएं या लिख लें किसी जगह, ठीक है। तो A जो K है वो 11 पे आता है, E 5 पे आता है, ये मैंने उंगलियों पे किया था, ठीक है, आप उंगलियों पे करके देख लें। तो इस तरह से करके ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। लेकिन अब देखें इशू ये है कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ना, ये 3 बाय 3 का है, तो आपने इनके जोड़े बनाने हैं 3 3 के, 3 3 के कम्बिनेशन। ये 3 का एक कम्बिनेशन बन गया, इन 3 का बन गया, लेकिन अब ये 2 हैं, तो तीसरा फिर खुद से ना 0 ले लेते हैं, ठीक है, तीसरा भी तो लाना है ना उसमें, ताकि 3 3 के पूरे हो जाए, तो वो हम 0 ले लेते हैं। अब इनके नाम रख लेते हैं, भाई ये B मैट्रिक्स है, ये C मैट्रिक्स है, ये हमारा D मैट्रिक्स है, क्योंकि ये वाला मैट्रिक्स का तो नाम हमने A रखा हुआ है ना। तो B मैट्रिक्स होगा 11 5 5 ऐसे, C होगा 16 9 20 और D होगा 21 16 0। अब ये आ गए, अब जैसे पीछे ट्रांसफॉर्मेशन करते थे वैसे ही करेंगे कि भाई इसके साथ इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो वो देखें बारी बारी हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है, या B डैश निकालना है तो B को उस A वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, ये हमारा B डैश बन गया। सिंप्लीफाई जैसे करते हैं C डैश के लिए, अब जो C वाला ये वाला हमारा है उसको इसके साथ, फिर D डैश के लिए इसको इसके साथ। तो वो देखें बारी बारी हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, वो आंसर हमें मिलते जा रहे हैं। अब ये जो आंसर्स आए हैं 16 22 15 36 और ये वो आप अलग से लिख के दे दें। अब ये लिख के ना किसी रुके पे या किसी ईमेल मैसेज या जो भी व्हाट्सएप करके हम अगले वाले को भेज देंगे। अब उसको पता होगा कि किस मैट्रिक्स के थ्रू उसने ये बनाया है, ठीक है, मैंने बना के भेजा है। तो अब इस मैट्रिक्स के साथ अब वो क्या होगा, अगले सवाल में होता है कि इसका इन्वर्स बनाते हैं डीकोड करने के लिए, इन्वर्स फाइंड करके उसको फिर इनसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर वो आंसर आता है। तो इस तरह से ये हमारा 11 वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, क्योंकि देखें यहाँ वो यही कह रहा है कि यहाँ डिकोड करें कि ये मैसेज भेजा था किसी ने, इसको डिकोड करें और डिकोड करते हुए ये मैट्रिक्स यूज़ करना है। बाकी वही ABC के 1 2 3 नंबर्स हैं। अब इस A का हमें इन्वर्स बना लेना है पहले। तो इन्वर्स किसी भी तरीके से आप कर लें, तो मैंने वो इन्वर्जन मेथड यूज़ किया है कि जी यहाँ 1 है तो इनको ज़ीरोज़ करवाएं, ठीक है, वो प्रोसीजर मैं आपको समझा चुका हूँ सारा। यहाँ -1 आ गया तो माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें R2 को, फिर इसके ऊपर नीचे 0 0 करवाएं, ठीक है, वो सीधा सीधा है। इसको उधर से माइनस करा लें, इनको जमा करा लें, ठीक है, वही सारा वो मैंने लिखा है, ठीक है, इस तरह। फिर अब ये 1 बन गया तो इसके ऊपर 0 बना लें, ठीक है, वो मैंने नहीं लिखा। इसमें बेसिकली क्या करना है कि R1 जो थी उसमें से R3 हम माइनस करा रहे हैं, ऐसे ही है ना, क्योंकि R3 बेसिक है। और R2 के लिए हम क्या कर रहे हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करा रहे हैं 2R3, ठीक है, ऐसे करके तो ये बन जाएगा आइडेंटिटी। तो ये जो चीज़ आई है वो इन्वर्स है। अब ये हमें चाहिए था, तो ये इन्वर्स बारी बारी इन तीनों से मल्टीप्लाई उसने होना है। तो B जो है वो उससे मल्टीप्लाई होगा, ये आंसर,
ठीक है। और सी के लिए फिर वही कि वही जो इन्वर्स है उसको जो सेकंड वाला है उससे मल्टीप्लाई करें, वो आंसर बनेगा। और इसी तरह जो डी वाला है उसको भी मल्टीप्लाई जब करवा लें तो उसका आंसर ये आ गया। अब तीनों आंसर सामने लिख लें और उनको जब चूँकि डिकोड अब करने लगे हैं तो तरतीब लगाएं, 8 15 12 ऐसे लिखें, 4 27 6 ऐसे लिखें, 9 18 5 ऐसे लिखें। अब अगेन उंगलियों पे गिन लें या वैसे गिन लें। अब एच है ना, तो एच वो 8 लिखा हुआ है ना, तो 8 ए बी सी डी ई एफ जी एच, देखें 8 पे एच आ जाता है। इस तरह से गिन के कर लें। 15 पे ओ आ जाता है, 12 पे एल आ जाता है। अब 27 जो है वो देखें 26 पे जेड होता है, तो 27 पे फिर ए आएगा। तो 27 को उसने पीछे सवाल में कहा हुआ है कि वो स्पेस यूज़ करनी है, तो उसकी जगह स्पेस यूज़ कर लें ऐसे करके, और फिर आगे उनके नंबर। तो ये बनता है होल्ड फायर, फायरिंग रोक दो। ठीक है, तो होल्ड फायर अगले को समझ आ जाएगी। तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है जी बच्चों, फिर अल्लाह हाफिज़।